अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज है हफ्ते का दिन और हफ्ते को प्रॉपर वीकेंड का आगाज़ हो जाता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। मैं भी जब सुबह उठ रही थी तो मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी कि चलो फाइनली कल छुट्टी का दिन है, कल हम सुकून से अपनी नींद पूरी कर सकेंगे। अगर हम बात करें अपनी रोज़मर्रा की रूटीन की या अपने इर्द गिर्द देखें, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एक नफ्सा नफसी का दौर है, हर बंदा हर दूसरा बंदा हर बूढ़ा शख्स से बात कहता हुआ नज़र आता है कि ऐसा लगता है कि क़यामत जो है वो करीब है। अब इसकी बहुत सारी बुनियादी वजूहात हैं। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि जैसे जैसे लोगों की ज़िंदगियां डिजिटलाइज हुई हैं, जितनी फास्ट हो गई हैं, उसमें जो है ना लोगों के पास इतना टाइम है कि लोग किसी के साथ बैठकर दो अच्छे बोल सकें या अपनी ज़िंदगी के मसाइल डिस्कस कर सकें। अब तो वो दौर आ गया है कि हम लोग अपनी परेशानियाँ अपने मसाइल किसी से डिस्कस ही नहीं करते। कोई भी हमसे पूछता है कि क्या चल रहा है, कैसी हो, तो हम कह देते हैं नहीं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मतलब आप अंदर ही अंदर जो है वो खोखले हो रहे होते हो, आपको अंदर ही अंदर कोई चीज़ खा रही होती है, लेकिन आपको इतना डर और खौफ होता है कि अगर आप किसी को बात बता दोगे तो क्या पता अगला बंदा आपको जज करे, क्या पता ऐसा हो कि अगला बंदा जो है वो 10 लोगों को जाकर बता दे, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स में जो है वो इजाफा हो जाए। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर लोग जो है वो इनफरादियत पसंदी की तरफ जाते हैं। आप जो है हमने अपने माशरे में अगर हम बात करें, इंसानी माशरे में तेज़ी से जो है वो इनफरादियत पसंदी का बढ़ता हुआ रुझान है, जो कि माशरे की जड़ों में सरायत कर रहा है, जिसके नताइज कभी बेहिसी तो कभी सफ़ाकी की सूरत दिखाई देते हैं। इस पर किसी मुफक्किर ने कह रखा है कि इनफरादियत कभी कभी कमज़ोरी भी बन सकती है। आज अगर दुनिया के हालात पर हम एक नज़र दौड़ाएं तो देखते हैं कि इस कौल का अमली सबूत उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार देखकर मिलता है, जहाँ तफर्रुक़े में पढ़कर सब एक दूसरे पर सबकत ले जाने की जस्तजू में बिखर रहे हैं और दुश्मन के लिए फ़तह की उम्मीद मुखालिफ की कमज़ोरी से बढ़कर भला क्या हो सकती है। माशरे में इनफरादियत के खतूत पर नहीं बल्कि इज्तिमाइयत की असास पर इस्तवार किए जाते हैं। हम देखते हैं कि अगर देखें दुनिया भर में देखें, हर तरफ से उम्मत मुस्लिमा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत जो है वो उन पर सवार रहती है। अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में जिस तरीके से मौशी बहरान है, जिस तरीके से हम लोग अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी मुस्लिम ममालिक की तरफ देख लें, एक बात जो हम हर मसले के आखिर में कहते हुए नज़र आते हैं वो यही आते हैं कि हम में तफर्रुका नहीं है, हमारे अंदर हम तफर्रुके में फैले हुए हैं, हमारे अंदर इत्तफाक नहीं है, हम इत्तफाक के साथ किसी भी मसले पर यकजा होकर खड़े नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, बल्कि हम ये नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत वो कम हुई हैं। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएं और कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने इर्द गिर्द जो हमने एक खौल चढ़ाया हुआ है उस खौल को उतारें और लोगों से बात करें। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे रिश्ते आपके इर्द गिर्द लाजमी होते हैं जिन पर जो है वो आप मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं और आप उनसे अपनी दिल की बातें या अपनी परेशानियाँ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप परेशानी शेयर करते हैं तो होता कुछ नहीं है, वो परेशानी कम नहीं होती, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उस परेशानी में आपके जहन में वो चीज़ नहीं आ रही, लेकिन जिस बंदे को आप बता रहे हैं उस बंदे के जहन में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। इसी बात के साथ अगर हम आगे बढ़े आज की टॉप स्टोरीज़ पर, तो सबसे पहले बात करते हैं शहर कायद के मौसम की। हमने देखा है कि शहर कायद में गर्मी अपने उरूज पर है और शहर का फ़िज़ाई मयार भी ख़राब हो गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कराची शहर इतना बड़ा है, कुछ इलाकों में कहीं ना कहीं बारिश हो रही है और कल भी बारिश हुई, परसों भी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद अगले दिन जब आप उठते हैं तो देखते हैं कि कराची का जो मौसम है वो उतना ही गर्म और खुश्क है। अगली खबर की तरफ बढ़ें तो हमने देखा कि अदाकारा सबा कमर यूनिसेफ पाकिस्तान की बच्चों के हुकूक की पहली कौमी सफ़ीर मुकर्रर। सबा कमर को सफ़ीर मुकर्रर करने का ऐलान बच्चियों के आलमी दिन के मौके पर किया गया। सबा कमर लड़कियों के हुकूक और दुनिया भर में उन्हें दरपेश मुश्किल के हवाले से शऊर जो है वो उजागर करेंगी। खुसूसी तौर पर बच्चों पर तशद्दुद, इन्हें जिनसी तौर पर हरासा किए जाना और उनकी ज़हनी सेहत और कम उम्री की शादी जैसे अहम और संगीन मसाइल पर आवाज़ उठाएंगी। बहुत ही अच्छा इकदाम है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो अपने माशरे की तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो कि आपकी एम्बेसडर हो, जो को आपको रिप्रेजेंट कर सके, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग हो, जो कि इतनी वोकल हो, जिसको आपके माशरे के मसाइल का पता हो, जब आगे बात करते हैं तो फिर
फिर बात करने में लॉजिक भी होती है और हल भी जो है वो होते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ें तो ओगरा ने तेल कंपनियों को नवाजने और आवाम पर माली बोझ डालने का एक और नुस्खा जो है वो तैयार कर लिया है। ओगरा ने पेट्रोल पंप्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा मजीद बढ़ाने की समरी तैयार कर ली है। तेल कंपनियों का मुनाफा ₹1.35 इजाफे से ₹9.22 फी लीटर करने की तजवीज़ और पेट्रोल डीजल पर मुनाफा ₹7.87 से बढ़ाकर ₹9.22 करने की तजवीज़ दी गई है। आवाम पर एक और माली बोझ डाला जा रहा है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ शहर कायद में सजे सकाफती मेले की भी बात करेंगे, जिसका आज जो है वो 17वां रोज़ है और बैरून ममालिक के फ़नकार जो हैं वो वहाँ पर अपने जलवे दिखा रहे हैं। कल्चर फेस्टिवल का जो 17वां रोज़ है वो जो है उन्होंने मौसीकी के नाम किया है, क्योंकि हर दिन की मुनासबत से हर दिन डिफरेंट थीम होती है और आज जो है आज की जो थीम है वो मौसीकी के नाम है, जहाँ पर आपको तरह तरह का मुख्तलिफ कल्चर्स का जो म्यूज़िक है वो सुनने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात कर ले सिक्योरिटी की तो चीनी शहरियों का हर मुमकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। कराची पुलिस चीफ ने चीनी बाशिंदों और इंजीनियर्स की सिक्योरिटी को हर मुमकिन फुल प्रूफ बनाने के लिए सीनियर अफसरान को अहम हिदायत जो है वो जारी कर दी हैं। सिक्योरिटी के मसाइल हैं और आए रोज़ जो है वो आए रोज़ तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ महीनों में जो है इस तरह का कोई ना कोई वो वाक़या रोनमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी परेशान भी होते हैं। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। साइट एसोसिएशन का इजलास हुआ, 2 फ्लाईओवर्स की तामीर पर करारदाद पेश करने पर गौर की गई है। साइट एसोसिएशन ने साइट के सनती इलाके में 2 फ्लाईओवर्स की तामीर के हवाले से करारदाद मंजूर करके हतमा मंजूरी के लिए हुकूमत सिंध को अरसाल करने का फैसला किया है। अब ये 2 फ्लाईओवर्स कौन सी जो है वो साइट सनती इलाके में बनेंगे, उन पर भी हम बात करेंगे। कल भी हम बात कर रहे थे NICH अस्पताल की, जहां पर जो है वो तीसरे रोज़ भी डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो जारी है। तमाम OPDs बंद हैं, मरीज़, बच्चे और उनके वालिदैन शदीद मुश्किलात में हैं। आप ये कह लें कि 2 रोज़ कबल डॉक्टरों और लवाहिकीन के दरमियान जो झगड़ा हुआ था उसका ताहाल कोई भी नतीजा जो है वो नहीं निकल पाया और तीसरे रोज़ भी जो है वो हड़ताल जारी है। बात करें अगली खबर की तो बारिश के बायस शार फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम और शहरियों को शदीद मुश्किलात का कल सामना करना पड़ा। कराची शहर में अगर आप देख लें, जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। शहर में बारिश के बायस शायर फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, डालमिया रोड, रिग रोड, कराची समेत दीगर मुल्का इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई और 3 घंटे तक लोग जो हैं वो इस बारिश में तो नहीं खैर कहेंगे, बारिश के बाद जो सूरत हाल पेश आई उसमें जो है वो 3 घंटे तक लोगों ने जो है वो सफ़र किया है। और हालांकि ये वो वाली बारिशें नहीं है जिनकी जो प्रॉपर स्पेल्स होते हैं या जिनकी पेशनगोइयाँ की जाती हैं। ये वो बारिश है कि जब बहुत शदीद गर्मी होती है तो फिर जो बादलों की तश्कील होती है वो बादल जो हैं वो बरसते हैं और वो चंद ही मिनट के लिए बरसते हैं, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल जो है उसका सामना हमें कराची की आवाम को जो है वो करना पड़ा। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिन पर हमने बात करनी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज़ाद नोडियो साहब और आजिज़ जमाली साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप आज़ाद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सब खैर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं ज़रा, मौसम पर हम बात कर रहे थे, मौसम जो है वो बेहतर नहीं हो रहा कराची शहर का, क्यों? कराची हम कराची को कोड करते सिर्फ KMC से। कराची KMC नहीं है, कराची 7 अजला पर मुश्तमिल है। कराची के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कल भी और गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी बारिशें हुई थी, जिसमें मलिर का इलाका है, गुलशन इकबाल का इलाका है। गुलशन इकबाल और मलिर भी कराची का हिस्सा हैं, लेकिन हम कोड करते हैं KMC, जो मुर्जा वहाब का जो हदूद का एरिया है उसको करते हैं। लेकिन कराची के जो टाउन्स हैं उसमें गडाफ टाउन भी है, गुलशन इकबाल टाउन भी है। लेकिन जिस कराची में मैं मौजूद था कल सेक्रेटरी के सदर के इलाके में, वहाँ पर बारिश नहीं थी, लेकिन मुझे घर से फ़ोन आया कि यहाँ पर बारिश हो रही है, हमारे इलाके बारिश हो रही है। मतलब कराची वो अलग हो गया। मतलब गुलिस्तान जौहर में बारिश हो रही थी, लेकिन सदर में बारिश नहीं होती। जब तक सदर में या कैंटोनमेंट के एरियाज़ में बारिश नहीं होती है तब तक कहते हैं कराची में बारिश हुई नहीं। इस बार जो बारिशें हुई है वो ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा बारिशें हुई है मलिर, गड्डा, गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, हब चौकी, इस एरियाज़ में जो शहर के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर बारिशें हुई थी। लेकिन जब तक इस सदर में और हमारे इलाके कोरंगी में या डिफेंस बारिश नहीं हुई तब तक कहा गया कराची बारिश हुई नहीं है। लेकिन कल कहीं मौसम सुहाना था, कहीं मौसम गर्मा था, कहीं मौसम जो है खुशगवार था। लेकिन जहाँ पर खुशगवार मौसम है उसको गिनवाया नहीं गया, उसको दिखाया गया भाई यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम होना, ये बारिश का मामला तो अपनी जगह पर था, लेकिन बारिश होने के बाद में ट्रैफिक का जाम होना ये भी एक ट्रैफिक पुलिस की
ज़िम्मेदारी बनती थी या शहरी इंतजामिया की ज़िम्मेदारी बनती थी। हमारे पास KMC के पास भी ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के लिए हमारे पास यहाँ सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उनको किसी पर्सनल शख्सियात के पास वो अपने पास गार्ड रख के बैठे हो या उनको ज़ाती तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो KMC की अपनी एक फोर्स है जो ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के हवाले से उनका जिम्मेदारी दी हुई है, उनको तनख्वाह उसके लिए लेते हैं। लेकिन हमारे पास बड़ी बदकिस्मती ये है कि उनको जिस मकसद के लिए भर्ती किया गया उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। चाहे मुस्तफ़ा कमाल का दौर हो, चाहे वसीम अख्तर का दौर हो या अपना मुर्जा वहाब का दौर हो, लेकिन सूरत हाल वो सेम टू सेम है। लेकिन वो जो नफरी भर्ती की वो किस काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वो यहाँ पर जब इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन मौसम के लिहाज से देखा जाए तो कराची में न सिर्फ मौसम ख़राब था लेकिन मौसम अच्छा भी था। कहीं कहीं मौसम जो है वो ख़राब था, लेकिन कहीं कहीं मौसम अच्छा था। वही वाली बात है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ अगर वहाँ बारिश नहीं हो रही तो मेरे हिसाब से पूरे कराची में बारिश नहीं हो रही। अगर मैं गर्मी में बैठी हुई तो मेरे लिए कराची शहर में गर्मी है। आप बताइएगा आज जमाली साहब, जहाँ कल आप मौजूद थे वहाँ बारिश हुई? जी देखिए, पहले तो मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। पूरी दुनिया में क्लाइमेट का एक मसला है। ऐसे है। मुझे आज से 30 बरस कबल अक्टूबर का महीना याद आ रहा है, तो सर्दी होती थी 30 साल पहले इसी कराची शहर में। ऐसे। तो इसी अक्टूबर के महीने में सर्दी होती थी। अब इसी अक्टूबर के महीने में शदीद गर्मी है, हद से गर्मी है। और फिर गर्मी की वजह से जैसे आपने बताया कि बादल तश्कील होते हैं और फिर वो बरस पड़ते हैं, तो ये कोई मौसमियाती बारिश नहीं है। इस वजह से ये होता है कि फिर कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती है। जब सावन का मौसम हो तो फिर पूरे शहर में बारिश होती है। तो एक तो ये बारिश की वजह से भी 2 दिन से बारिश पड़ रही है, लेकिन मौसम पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ फ़र्क नहीं आज भी अगर मैं आ रहा हूँ तो इस वक्त हम बैठे हैं तो शदीद गर्मी है बाहर। तो इसका मतलब है कि ये एक क्लाइमेट का जो मसला है, दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके हम जद में हैं। इस वजह से हम अक्टूबर में भी शदीद गर्मी को फेस कर रहे हैं। ये एक मसला है। जहाँ तक इन्होंने बात की ट्रैफिक की, तो इतनी बड़ी बारिश तो पड़ी नहीं है। शाहराह फैसल पे तो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ी है। फिर शाहराह फैसल 3 घंटे तक जाम था कल। अरे आप देखें ना, आप शाहराह फैसल का आप मुतबादिल लेते हो, कारसाज ले लो, डालमिया ले लो, यूनिवर्सिटी रोड वो भी जैम, आप शाह फैसल ले लो वो भी जैम। मैं खुद कल 6 बजे प्रेस क्लब से निकला हूँ तो रात को 9 बजे के लगभग जाके मलीर पहुँचा हूँ। मेरा भी यही तो था। आप इसका अंदाज़ा करें कि ये बारिश की वजह से ट्रैफिक नहीं, बदइंतज़ामिया बेसिकली, जैसे इन्होंने शरह किया, ये बदइंतज़ामिया है। दिग रोड के पास हम गए तो एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था। तो शाहराह फैसल पे अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, 10 मिनट भी अगर शायरा ब्लॉक रहता है तो फिर पूरा दिन उसका ऐसे ही गुजरता है। तो ये कुछ बदइंतज़ामिया भी हैं ट्रैफिक पुलिस की, जिस वजह से बदइंतज़ामिया भी हैं। और साथ ही साथ जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं ना, कराची की मेन शाहराहों पर जो सूरत हाल होती है उसकी वजह से भी ये इस तरह की सूरत हाल का सामना कराची के शहरियों का हर 2 दिन बाद करना पड़ा होता है। मौसम की सूरत हाल पर बात करें तो ज़रा मौसम की अपडेट ले लेते हैं और वो भी देख लेते हैं कि आज जो है वो मौसम कैसा रहेगा। आज अगर हम बात करें 11 बजे के करीब 34 डिग्री है। साथ ही साथ अगर हम देखें 12 बजे 36, सबसे ज़्यादा गर्मी जो है तकरीबन 2 बजे 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। मौसम जो है वो आज आपको जो है जिस तरीके से हम बता रहे हैं गर्म ही रहेगा। आज कोई बारिश का इम्कान नहीं है। अगर हो जाती है शदीद गर्मी की वजह से, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो है उम्मीद यही है कि आप घरों से निकले तो एहतियात करें, क्योंकि एहतियात बड़ी ज़रूरी है। प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी खबरें जिनको हमने शामिल करना है, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। अगर हम अगली खबर की तरफ बढ़ें तो हमने देखा कि कल अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अदाकारा सबा कमर ने पिक्चर्स कुछ शेयर किए और साथ ही साथ उन्होंने अनाउंस किया कि यूनिसेफ पाकिस्तान की बच्चों के हुकूक़ की पहली कौमी सफ़ीर जो हैं उनको सबा कमर को मुकर्रर कर दिया गया है। और ये ऐलान जो है वो बच्चियों के आलमी दिन के मौके पर किया गया, क्योंकि कल हम लोग जो हैं वो बच्चियों का आलमी दिन मना रहे थे और बात कर रहे थे कि किस तरीके से ज़हनी जिस्मानी तौर पर इमोशनली किस तरीके से बच्चियों को अब्यूज़ किया जाता है।
है। हमारे माशरे की बात करें तो हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनका सामना जो है वो एक बच्ची को करना पड़ता है, चाहे हम कम उम्री की शादी पे बात कर लें, चाहे हम बच्ची की तालीम पे बात कर लें, चाहे हम बच्ची की नौकरी पे बात कर लें। हमारे पास आप कह लें ना, हर स्टेप पे जो है वो हर्डल आती रहती है। तो ये एक अच्छा इकदाम है। अब देखना ये है कि कौन कौन से मसाइल हैं जिन पर बात होगी। अगर हम बात करें आज़ाद भाई, मुझे आप बताइएगा कि जिस तरीके से कल हम बच्चों का आलमी दिन मना रहे थे, आज जो है वो यूनिसेफ ने सबा कमर को मुकर्रर कर दिया अपना सफ़ीर। बच्चियों के हुकूक हमारे माशरे में क्यों नहीं है? हमारे पास ऑलरेडी कवानीन मौजूद है, हमारे पास इदारे मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे पास जो कवानीन है या इदारे जो हैं वो काम करने को तैयार नहीं है। हमारे पास इंसानी हुकूक का मुकम्मल तौर पर एक महकमा है और इसके अलावा महकमे के साथ साथ एक मुकम्मल तौर पर एक कमीशन मौजूद है जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह के वाक़यात जो रुनमा हों उन पर कंट्रोल करना, उन पर ज़ाब्ता लाना उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। कुछ दिन कबल एक बड़ा इंसानी एक अलमिया हुआ था जिसमें एक मसीहा था, 18 ग्रेड का डॉक्टर था, डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार। उसको किसी इल्ज़ाम में कत्ल किया गया, पुलिस ने मारवा अदालत कत्ल किया। कत्ल करने के बाद में उसकी लाश जो है उसको जला दिया गया। उसके बाद में हुकूमत हरकत में आई। हरकत में आने के बाद में तहकीकाती कमेटियाँ बनी, तहकीकात हो गई। लेकिन जो हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बनाई थी उसने तहकीकात 3 रोज़ के अंदर मुकम्मल करके रिपोर्ट दी थी, ज़िम्मेदारों का तयन कर दिया। लेकिन हमारे पास जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो इदारा है महकमा इंसानी हुकूक है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कल जो है 2 रोज़ कबल जो है उसने तहकीकात मुकम्मल की है और तहकीकात मुकम्मल करके वही रिपोर्ट दी है कि इस वाक़े में ये जो है शख्स ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया है और हमने ये रिपोर्ट पेश कर दी, ये लोग जो ज़िम्मेदार हैं। लेकिन कहने का मकसद जो हमारे पास जो इदारे बने हुए जिस मकसद के लिए जो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता हूँ और मेरे अलावा जो लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते थे। इसका मकसद ये है कि जो सरकार के पास जो इदारे मौजूद है सरकार की खुदरत जो है चैलेंज कर रहे हैं। इसके लिए जब एक मोहतरमा सबा कमर साहब को इस मकसद के लिए उसको चुना गया है, लेकिन इस मकसद के लिए जो हमारे पास इदारे जो मौजूद हैं वो काम क्यों नहीं करते हैं? उनके पास अगर हमारे हुकूमत सतह पर, वफाकी सतह पर या सूबाई सतह पर इदारे मौजूद हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, फिर जो आलमी इदारे हैं या जो समाजी तंजीमें हैं वो इस लिहाज से ऐसे फैसले कर देती है जिसमें उसको फ़रोग़ देना, उसको नुमायाँ तौर पर आगे लाने के लिए इक़दाम किए। जिस तरह सबा कमर को मुंतखब किया गया, बड़ा खुशाद फैसला है। इससे हो सकता है मुआशरे में बेहतरी आए, इंसानी जो हमारे पास जो खासतौर बच्चों के मामला है उनमें बेहतरी आ सके। लेकिन मामला ये है कि हमारे पास हुकूमती सतह पर जो इक़दाम किए जाए वो नहीं हो रहे। वो जो हुकूमती सतह पर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात करें आज़ाद नूरी साहब कि यहाँ पर आपके पास ख़वातीन के हुकूक के लिए भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, ख़वातीन के मसाइल के लिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के नाम से आपके पास एक अलग इदारा है जो कि बच्चों को प्रोटेक्शन दे रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है वो ये मसाइल हमारे माशरे में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आजिज़ जमानी साहब, ओगरा ने जो तेल कंपनीज़ को नवाजने और आवाम पर माली बोझ डालने के लिए जो नया नुस्खा तैयार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो तजावीज़ पेश की गई हैं उसमें कहा गया है कि तेल कंपनियों का मुनाफा ₹1.35 इजाफे से ₹9.22 फ़ी लीटर करने की तजवीज़ है और डीज़ल पर मुनाफा ₹7.87 से बढ़ाकर ₹9.22 करने की तजवीज़ है। अब आप मुझे बताएं कि ये अगर इस तरह के मामला होंगे और तमाम पेट्रोल पम्प्स डीलर के माहाना डिजिटलाइजेशन रिपोर्ट FBR वजारत तवानाई को देना होंगी, अगर इस तरीके के मामला होते हैं, आवाम आपको लगता है कि और किसी भी माली बोझ का सामना या माली बोझ को बर्दाश्त कर सकती है? लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा। ओगरा पे हम आते हैं। थोड़ा सा मैं जो पहला सवाल था आपका, बच्चियों का आलमी दिन था गुज़िश्ता रोज़ और बेटियां रहमत होती हैं। ज़ाहिर है कि सबकी बेटियां, जो भी बच्चियां हैं वो किसी न किसी की बेटियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन हमारे माशरे में एक अजीब सूरत हाल है। अभी आपने एक ही जुमले में कहा ना, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, मौजूद है, लेकिन किसी को पता नहीं वो कहाँ पर है। सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी कहाँ पर काम कर रही है, हालांकि उसके हर ज़िले में दफ्तर हैं, कागजात में हर ज़िले में उसके दफ्तर हैं। एक सरकारी अथॉरिटी है, मुलाजमीन हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन बच्चियों के हवाले से जितने भी वाक़यात हो रहे हैं हमने कभी नहीं, मतलब आज़ाद और मैं दोनों सिंध गवर्नमेंट की खबरें देते हैं। नंबर ही बंद है सर, हमने सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी कहीं नहीं देखी। उनका शिकायत नंबर ही बंद है। मतलब हम जैसे लोगों को अगर पता नहीं, तो आम लोग जो आम बच्चियाँ हैं या आम लोगों की जो बच्चियाँ मुतासर होती हैं उनको तो कुछ भी पता नहीं होगा कि सिंध। तो सबसे पहले तो इसको सिंध में अगर बच्चियों के हवाले से कोई काम करना है तो इस सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ऑर्गेनाइज़ किया जाए,
मुनज़्ज़म बिल्कुल किया ऐसे। जाए, इसको असर नो बहाल किया जाए ताकि ये कोई एक काम कर सके। अब मैं आता हूँ ओगरा के मसले पे। ओगरा है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑयल एंड गैस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन है अवाम दुश्मन अथॉरिटी। सही है। यानी हर 15 दिन जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, पावर कंपनियां हैं, ये अपने रेट बढ़ाने का मुतालबा करती हैं। ओगरा उनके कहने पे रेट बढ़ा देती है। गुज़िश्ता सिर्फ आप इस मौजूदा हुकूमत का जो साल डेढ़ है उसका जायज़ा लें तो 30 रुपये से ज़ायद जो बिजली एक यूनिट में इजाफा हो चुका है। ऐसा है। साल डेढ़ के अंदर 2 साल पहले हम 30 रुपये 35 रुपये पर यूनिट दे रहे थे बिल में, आज 65 रुपये दे रहे हैं। ऐसा ही, ये सही कह रहे अच्छा, हैं। ये सारा कुछ ओगरा की मर्जी से हुआ है। अच्छा, फिर पब्लिक हियरिंग करती है ओगरा। सबसे आम बात है ये, आप किसी भी शहरी से पूछें, जाके माइक उठा के जाके पूछें कि ओगरा की पब्लिक हियरिंग क्या है। पब्लिक हियरिंग का मतलब जहां आवाम मौजूद हो, जहां अवामी नुमाइंदों से आवाम से राय ली जाए कि के इलेक्ट्रिक बिजली के मद में 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाना चाहती है, आपकी क्या राय है। ये होती है पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग। लेकिन कहीं पब्लिक हियरिंग नहीं होती। 5 स्टार होटल्स में, ऐसा है। 5 स्टार होटल में एक मीटिंग रखी जाती है, लंच डिनर करके लाखों रुपए खर्च करके वो पावर कंपनियां और इलेक्ट्रॉनिक ओगरा के नुमाइंदे चले जाते हैं और दूसरे दिन खबर हमारे पास आती है कि ओगरा ने मंजूरी दे दी, 5 रुपये बढ़ा दी। तो अब ये भी सेम उसी तरह की सूरत हाल है कि भाई अगर आपको एक आवाम से तो पूछें। इस हम अजीब मुल्क है जहाँ हमें कहा जाता है कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं, हम जमहूरी मुल्क में हैं और हम वोट के ज़रिए मुंतखब होते हैं। हम बताया जाता है कि वोट यानी अवाम की राय के बदौलत हमने हुकूमत बनाई है। ऐसे। तो उसी अवाम की राय फिर इन अवामी मामलात में क्यों नहीं होती शामिल। अवाम से वाबस्ता जितने भी इशूज़ हैं उसमें तो कभी भी अवाम की राय शामिल। क्या अवाम सिर्फ वोट देने के लिए है? वो भी नहीं देती। हाँ, वोट भी नहीं देती आवाम, वोट कहाँ देती है। नहीं, लेकिन दावा तो ये है ना, फॉर्म 47 लेकिन दावा तो ये किया जाता है ना कि एक पार्लियामानी निज़ाम है, एक बिल्कुल ऐसे जमहूरी ही, निज़ाम जमहूरी मुल्क है है। और इस जमहूरी निज़ाम में जो हमारे मुंतखब अरकान हैं, एमएनएज़ हैं, सेनेटर्स हैं, एमपीएज़ हैं, वज़रा हैं, ये सब इसी दावा पे चल रहे हैं। निज़ाम इसी दावा पे चल रहा है कि ये मुंतखब होकर आए ऐसे। हैं, यानी अवाम ने इनको इंतखाब किया। इस वजह से तो भाई फिर अवाम ने सिर्फ 5 साल में आप एक दिन अवाम से पूछते हैं, उसके बाद जितने भी फैसले हो रहे हैं जो अवामी हेयरिंग के नाम पे भी अवाम से कोई राय नहीं ले जाती। मैं समझता हूँ कि ओगरा के इस फैसले से अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, अवाम पर बोझ पड़ रहा है। बिल्कुल और ये भी उसी तरह का एक बोझ है जिस तरह बिजली के बिलों में हम मुसलसल मैंने बताया जैसे 2 साल में हम 30 रुपये 35 रुपये से 65 रुपये तक आ गए हैं। ये फिर एक बोझ डाला जा रहा है। अच्छा जमाल साहब, ओगरा के हवाले से सिंध हुकूमत माजी में एहतजाज कर रही थी इम्तियाज़ शेख के दौर में कि हमारी नुमाइंदगी नहीं है सिंध हुकूमत की, वो उनको नुमाइंदगी मिल गई या नहीं मिली? नहीं, अभी नहीं मिली। अभी भी कुछ इसी प्रोग्राम में हमने कुछ महीने कबल बात की थी कि सिंध हुकूमत ने ख़त लिखा था कि ओगरा में और भी कई वफाकी इदारे हैं जिनमें सिंध का इवन पावर कंपनियाँ इवन ओगरा में ये जो बिजली के बिलिंग का मसला, अब कल ही सिंध काबीना का इजलास था, उसमें पता नहीं खबर आपने रखी या नहीं, तो उसने एक फ़ैसला किया है कि वफाक को ख़त लिखा जाएगा कि इन पावर कंपनियों के जो बोर्ड्स हैं उनमें सिंध हुकूमत के नुमाइंदे शामिल ही नहीं हैं। तो अब के इलेक्ट्रिक है, हेस्को है, सेप्को है, ये जो 3 बड़ी सूबे सिंध में पावर कंपनियां हैं, इन तीनों। लेकिन आजिज़ भाई, मैं जब से सुन रही हूँ, ये तो काफ़ी अरसे से लोग ये बात कह रहे हैं कि कोई नुमाइंदा शामिल नहीं है सिंध का, इसको शामिल किया जाए, इसको शामिल किया जाए। अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई, अभी इन्होंने दोबारा ख़त लिखना है। हाँ, कल फिर सिंध का नासिर शाह ने एक पूरी ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि ये जो जायद बिलिंग का मसला है, जो लाइन लॉसेज हैं, मतलब अगर
मतलब ये अजीब मुल्क है। यानी केले का कायदाबाद से लेके मलीर तक अगर कोई तार टूटी हुई है, वहाँ बिजली लॉस कर रही है, वो बिल आवाम से लेना है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता ऐसा है। अच्छा, अगर कहीं अगर कहीं चोरी हो रही है, फर्ज करें कि एक आबादी है जिसमें चोरी हो रही है बिजली, 50 लोग ऐसे होंगे जो चोरी कर रहे हैं, लेकिन उसी में 5000 लोग जो हैं वो चोरी नहीं कर रहे हैं, तो उन 50 लोगों की चोरी के पैसे उन 5000 लोगों से लिए आप जाएंगे। देखिए ना, ये ऐसा मुल्क है जहाँ पर ईमानदारी के साथ आप रह भी नहीं सकते। अगर आप अपने, जैसे आप बात करें ना कि 5000 जो बेचारे अपनी बिजली का बिल भी देते हैं, अपने गैस का बिल भी दे रहे होते हैं, लेकिन चूंकि आपके इलाके में कुंडे लगे थे और मल्टीपल टाइम जैसे ये लोग बात करते हैं ना आजिज़ भाई कि इलाके में बिजली चोरी हो रही है, अब बिजली चोरी की रोकथाम की जिम्मेदारी तो इन्हीं की है ना, उसके बावजूद भी जब इनको कॉल्स करें आप कि यहाँ पर जो है वो कुछ बिजली चोरी हो रही है या कोई मसला हो रहा है, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, वहाँ पर भी आपकी टीम्स आके बिजली मैं कह रहा हूँ ना, ये जो सारी बातें हैं, लाइन लॉसेस, बिजली की चोरी, ये सारे वो इश्यूज हैं जो लोकल हैं। अगर केले का मसला है तो ये कराची का इशू है, अगर हेस्को का मसला है तो हैदराबाद का इशू है, सेप्को का मसला है तो सक्कर का इशू है। लेकिन इसमें मज़ेदार बात है कि कराची, हैदराबाद, सक्कर डिवीज़न में ये पावर कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन इनके बोर्ड में सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा ही नहीं है। इनकी मर्जी है, जो चाहें करें। तो कल भी ये इन्होंने डिमांड दोबारा की है। सर, हालांकि इनके पास हेस्को, सेप्को के इलेक्ट्रिक के पास अपने कंप्लेंट सेल बने हुए हैं, लेकिन वो सेल ही गैर फाल है। या तो सेल को खत्म कर दो। आजाद भाई के मुताबिक तो सब कुछ ही गैर फाल हो गया मुझे लगता है। नहीं, इदारे हैं ना, इदारे यही मसला है, इदारे मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं है, आपके इदारे उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। आजाद भाई, अब हम जैसे अगर बात करें, अभी आजाद भाई आपने भी देखा कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश है। अब उसके बाद से जो है हमने देखा कि वहाँ पर सर्विलेंस कैमरास भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं कि अब, और कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी को थोड़ा बेहतर बनाया जाए। उस पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी इजलास हो रहे हैं तमाम तर लोगों के साथ। उस पर एक और इजलास हुआ कराची पुलिस चीफ का। तफसीलात के मुताबिक कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने सिंध बॉयज़ स्काउट्स एडिटोरियम में मातहत अफसरान से खुसूसी खिताब किया और इस मौके पर डीआईजी एडमिन, डीआईजी CIA, डीआईजी ट्रैफिक, तीनों जोनल डीआईजीज, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, ज़िले एसएसपीज़ और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी AVLC और ये तमाम तर लोग हैं, इन्होंने शिरकत की और ट्रैफिक के सेक्शंस और इन तमाम तर लोगों ने शिरकत की। उन्होंने ये कहा है कि जो चीनी शहरियों को जो है हम हर मुमकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो देंगे, और पहले क्यों नहीं दी गई, क्या मामलात हैं, कहाँ पर सिक्योरिटी लैकिंग है, इन तमाम तर बातों के सवालों पर जवाब लेंगे। लेकिन अब वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे थे कराची की सिक्योरिटी के हवाले से, जिसमें जो है कराची पुलिस चीफ का एक इजलास हुआ, जिसमें तमाम तर आप कह लें बड़े जो है वो सर जोड़ कर बैठे और उनका कहना ये था कि चीनी बाशिंदों को हर मुमकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। इस पर जो है इजलास हुआ, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात कर लें जो हमारी करेंसी रेट हैं आज के, उस हवाले से ज़रा जान लेते हैं कि क्या रेट चल रहा है। अगर आपने बाहर जाना हो या अगर आपका इरादा हो कि आप भी कोई करेंसी खरीद लें, कोई डॉलर वगैरह खरीद लें, तो क्या रेट्स हैं, तो आज चलिए सबसे पहले वो देखते हैं। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 186 रुपये 75 पैसे, कैनेडियन डॉलर है 202 रुपये 60 पैसे, ठीक है जी। अगर हम बात करें अपने मुल्क की इकॉनमी की मुख्तलिफ डॉलर रेट्स की, किस कीमत पर जो हैं वो पाकिस्तान में ये मिल रहे हैं और क्या कुछ है, क्योंकि मुल्क की मईशत की जब भी बात की जाती है बड़ा अहम किरदार होता है। और जब भी आप मुल्क से बाहर ट्रैवल करते हैं तो आपको इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि आपका जो रुपया है, आपके जो मुल्क की करेंसी है, वो किस कदर डीवैल्यू हो चुकी है। तो मज़ीद ज़रा आगे बढ़ें, सिक्योरिटी के मामला पर बात कर रहे थे। आज़ाद भी मुझे बताइएगा कि ये जो इजलास हुआ है जिसमें तमाम तर बड़े सर जोड़ कर बैठे थे और उनका कहना यही था कि जो चीनी बाशिंदे हैं उनकी जो सिक्योरिटी है उसको फुल प्रूफ बनाया जाएगा। जितने भी गैर मुल्की हमारे मुल्क में मौजूद हैं उन सब की सिक्योरिटी जो है वो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है।
क्यों ये जो है वो इजलास हमें आखिर में करना पड़ता है, क्यों ये सिक्योरिटी के मामला हमें आखिर में देखने पड़ते हैं, पहले क्यों नहीं करते हम सानहा होने से पहले? देखिए, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बनती है सिंध हुकूमत की। वो सिर्फ एडिशनल आईजी कराची का मामला नहीं है, पूरे सूबे का मामला है, पूरे मुल्क का मामला है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सरमायाकारी के जो मामला हैं उनमें चीनी जो सरमायाकार हैं वहाँ पर यहाँ पर मौजूद हैं। उसमें चाहे थर्कोल मनसूबा हो, दीगर जो पावर कंपनीज़ का मामला हो, उसमें चीनीज़ कंपनीज़ हैं, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट शामिल है। देखा जाए तो इस हवाले से महकमा दाखिला के अंदर, मैं बार बार उस इदारे की बात करूँगा, क्योंकि महकमा दाखिला के अंदर एक सेक्शन मौजूद है स्पेशल सिक्योरिटी के हवाले से, जो सेक्शन है जिसका डिप्टी सेक्रेटरी भी है, एडिशनल सेक्रेटरी भी है, सेक्शन पूरा मौजूद है। उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो गैर मुल्की जितने भी हमारे पास मेहमान मौजूद हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनकी जो आमदरफत है उसको देखना। उस हवाले से वो वाज़ह तौर पर डिक्लेरेशन जारी कर देते हैं पुलिस को, चाहे वो एडिशनल आईजी कराची हो या मुख्तलिफ जोन्स के DIGs हों, चाहे हैदराबाद के हों, सखर, कराची, लाड़काना, मीरपुर, शहरी बिनैदराबाद को, उनको जारी कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास एक ख़ास तौर पर जब ये सरमायाकारी हो रही थी तो मुशर्रफ के दौर में, उस दौर में एक प्लान बना था इनकी सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाए। उस बना था स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जिसको कहा जाता है SSU, जिसका मेमन साहब जो है एडिशनल आईजी हैं, पहले DIG थे। मिर्ज़ा के दौर में ये बिल्कुल फ़ाल बनी। उसके बाद में उस सिक्योरिटी यूनिट जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, उसको मकसद किसी और का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो बिलावल हाउस हो, चाहे CM हाउस हो, चाहे इस्लामाबाद सिंध हाउस इस्लामाबाद हो, सिंध हाउस मरी हो, या मोहतरम जनाब हमारे शजील मेमन साहब हो, या नासिर शाह साहब हो, या XYZ कोई भी हो, या मेयर कराची साहब, उनके सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उस स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन उस स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ये भी तो मकसद है ना आज़ाद भाई, देखिए सारे ये भी तो गैर मुल्की है ना, नहीं सबके पास नेशनैलिटीज है, क्यों आजिज़ भाई? नहीं, उनकी ज़िंदगी भी अहम है। देखिए, ये पहले तो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था चंद रोज़ कबल एयरपोर्ट के पास, जिसमें 2 चाइनी इंजीनियर्स जाँ बहक हुए। ये उसका फॉलो अप है, ये जो इजलास हुआ है जिसकी आप बात कर रही हैं। तो सिक्योरिटी तो यहाँ गैर मुल्कियों को है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मसला है ख़ुदकुश धमाके होना भी एक बहरहाल सूरत हाल है। हमारे पास अमन अमान का मसला तो है। ये जो वाक़या हुआ था ये भी ख़ुदकुश बताया जा रहा है, ख़ुदकुश धमाका था जिसमें 2 चाइनी टारगेट किया गया था, और इसकी एक कालादम तंजीम ने फिर बाद में ज़िम्मेदारी कबूल कर ली थी, बलूचिस्तान की जो कालादम तंजीम है। तो अब ये चूँकि हमारे मुल्क में गैर मुल्की तो दूसरे मुल्कों के भी ख़ास तौर पे कराची शहर में बहुत है, लेकिन चीनी सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि चीन के साथ हमारा एक इकनॉमिकल एक बरादराना ताल्लुक भी है, चीन के साथ हमारा मुआशी ताल्लुक भी है, और चीन के साथ हमारा डिप्लोमेटिक ताल्लुक भी बहुत पुराना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से लेके आज तक वो चला आ रहा है। तो उस वजह से चाइनीज़ की एक बड़ी अब ख़ास तौर पर जब से CPEC का मनसूबा शुरू हुआ तो उसमें चाइनीज़ की आमद और आने और जाने का सिलसिला मामूल के मुताबिक रहता है। हफ्ते में 3 दिन ऐसी फ़्लाइट्स हैं जिसमें चीन के डिप्लोमेट्स, इंजीनियर्स और मुख्तलिफ माहिरीन आते जाते रहते हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़े के बाद ये सब कुछ हुआ है। अब उनकी मैयतें भी रवाना कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध ने कराची एयरपोर्ट से उनको सलामी दी, और वो मैयतें अब चीन पहुँच भी गई होंगी यकीनन। तो अब ये उस तनाजुर में ये इजलास हुआ था। मैं आज़ाद के उससे मुत्तफ़िक़ हूँ कि सिंध पुलिस की ज़िम्मेदारी है बेसिकली कि इन जितने भी गैर मुल्की हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करना, और ताकि आप पहले नहीं करते, अब वाक़यात हो रहे। अब उस दिन भी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, इसका कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ था इसका। अब ये भी एक अजीब सूरत हाल है कि कैसे नहीं हो सकता है कि जब आपको पता है कि हफ्ते में 3 दिन चाइनीज़ की फ़्लाइट्स आती हैं, भले आपको सिक्योरिटी थ्रेट ना भी हो, लेकिन उसके बावजूद उनकी सिक्योरिटी करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एयरपोर्ट के एंट्री के बाहर ही ये धमाका होता है।
तो इसका मतलब है कि कहीं लैप्स तो होगा ना, बिल्कुल कहीं ना ऐसे, कहीं तो सिक्योरिटी बिल्कुल सही लैप्स कह रहे है, जिस वजह से इस तरह का एक बहुत ये मामूली वाकया तो नहीं है, ये एक इंटरनेशनल वाकया है। अब चाइनीज़ की टीम खुद यहाँ पे आई है जो इस वाक़े को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब तो बहरहाल मैं कहूँगा कि इसमें सिक्योरिटी लैप्स है और इस लैप्स को रोकने का जमाल वाहिद साहब, ये सिर्फ ना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी, हमारे पास कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, हमारे पास रेंजर्स के पास पुलिस के इख्तियार तो मौजूद हैं, वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन हमारे पास बदकिस्मती ये है, इख्तियार सबके पास मौजूद हैं, सबको दिए गए हैं, आईनी तौर पर, अखलाकी तौर पर सबको दिए गए हैं, ऑफिशियली दिए गए हैं। लेकिन कराची शहर में आप जाकर देखें, पूरे शहर में कहीं आपको पुलिस पिकेट नज़र नहीं आ रही है, कहीं आपको पुलिस की नाकाबंदी नज़र नहीं आ रही है, कहीं आपको जो रेंजर्स को जो इख्तियार दिए पुलिस के रेंजर्स की नाकाबंदी होनी चाहिए ताकि कुछ जो दहशतगर्द हैं, जो शरपसंद अनासर हैं, उनमें कोई डर खौफ हो। लेकिन पूरे शहर में कहीं ऐसी कोई सिक्योरिटी प्लान जो बनाया जाए जिसके तहत हर चौराहे पर, हर चौकी पर आपका पुलिस का सिक्योरिटी वाला नज़र आए, आपको नज़र आएगा ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा, भत्ता वसूल करता आएगा, आपको मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस वाले नज़र आएंगे जो लोगों से बाइक के हवाले से उनको रोक के उनसे पैसा लेते होंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारे पास सिक्योरिटी प्लान क्यों नहीं है? यही पूरे तो शहर है। इतना बड़ा शहर है। आप मुझे बताएं, जैसे आप कह रहे हैं, आप एयरपोर्ट चले, कहाँ आपको पुलिस वाला को नजर आ जाए, मैं आपको सलाम करूंगा, कहीं पुलिस है ही नहीं। निकालें अपना, आप एक पिक्चर लें, आपको नजर आएंगे सारे, है ना। आपने पिक्चर आप देखें ना, जैसे हम बात करें सीसीटीवी कैमरास की, कि वहाँ पर सबसे, जैसे आप बात करें ना सिक्योरिटी लैब्स कहीं ना कहीं तो है। अब कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अगर हम इस चीनी बाशिंदों की बात ना करें या हम जैसे बात करें, बहुत सारे गैर मुल्की हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिप्लोमेट्स होते हैं आपके, बहुत सारे आपके सियासतदान हैं, बड़ी शख्सियात हैं जो ट्रैवल कर रही होती हैं। आपकी एंट्रेंस पे या एक कैमरा सीसीटीवी नहीं लगा हुआ, तो ये तो बहुत बड़ा लैब है ना। वीआईपी कल्चर एक बड़ा मसला है, इन्होंने एक जिक्र किया, हम 12 इन प्रोग्रामों में बात करते रहे हैं कि वीआईपी कल्चर यहाँ एक बड़ा मसला है इस मुल्क में, कि एक मिनिस्टर के पास पुलिस के 4-4 गाड़ियाँ जा रही होती हैं। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, मैं नाम नहीं लूँगा, भाई हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, हम यहाँ से जा रहे थे ये बलोच कॉलोनी के ब्रिज से पहले, एक सेनेटर साहब जा रहे थे, उस सेनेटर साहब के आगे पीछे कम से कम सिक्योरिटी की 10 गाड़ियाँ थी। एक सेनेटर है जो मुंतखब नुमाइंदा है, सिक्योरिटी की रेंजर्स, पुलिस, सीसीयू, स्पेशल सिक्योरिटी, हर तरह की सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड थी। 10 गाड़ियां सिक्योरिटी की उस एक शख्स के लिए मौजूद थी। ये क्या है? दूसरी तरफ हमारा ये मसला है कि बाहर से हमारे मेहमान आते हैं, उनको दहशतगर्दी के वाक़े के ज़रिए कत्ल कर दिया जाता है, निशाना बनाया जाता है। तो भाई ये सिक्योरिटी तो वहीं होनी चाहिए थी ना जहाँ सिक्योरिटी का थ्रेड हो। जहाँ इस शख्स को क्या थ्रेड है जो एक सेनेटर है, मुंतखब है, एयरपोर्ट जा रहा था, क्योंकि हम भी शाहरा फैसल से ही जा रहे थे, हमने देखा कि वो शाहरा फैसल से एयरपोर्ट की जानिब जा रहा था, तो उनको एयरपोर्ट जाना था, उस साहब को घर से, अपने घर से एयरपोर्ट जा रहे थे, डिफेंस से एयरपोर्ट, उसको सिक्योरिटी की आपने रेंजर्स भी दे दी, उसको आपने पुलिस भी दे दी, उसको आपने सीसीयू भी, एसएसयू भी दे दी, उसको सारी सिक्योरिटी दे दी एक शख्स को, उसको पता नहीं सिक्योरिटी का क्या खतरा है। अच्छा, जमाल साहब नाम लिए, मैं नाम लेता हूँ, हमारा सीएम सिंध है, वो इस वक्त रिहाइश इख्तियार करते हैं अपने ज़ाती घर में या डिफेंस में। तो मैं पंजाब DHA चौरंग के पास खड़ा था, हमारा कलीमुल्लाह पुराने मैकेनिक के गाड़ी के सिलसिले में, तो सीएम वहाँ से एक एम्बुलेंस गुजरी, एक गाड़ी थी और एक आगे रेंजर्स की गाड़ी थी और एक पुलिस की गाड़ी थी। तो मैंने पूछा उनसे, प्रोटोकॉल उनसे, ये कौन था? बोले ये सीएम साहब था। मैंने कहा सीएम साहब यहाँ कहाँ जा रहा था? तो उन्होंने कहा सीएम साहब आजकल रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं, जब से तीसरी बार सीएम बने तो रिहाइश इख्तियार करते हैं अपने ज़ाती घर में। सीएम को सुनने जाते हैं, शाम 6 बजे निकल जाते हैं। अच्छा, दूसरे दिन में निकला सेक्रेटरीट के अंदर, तो वज़ीर दाखिला साहब अपने दफ्तर बनाया, एक पूरा एक अलग रेस्क्यू की तरह दफ्तर बना हुआ है, वहाँ से निकला, पूरा रास्ता बंद हो गया सिंध असेंबली तक। वज़ीर दाखिला का इतना प्रोटोकॉल था, मैं देख के हैरान हो गया, इतना प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नहीं था, सदर का प्रोटोकॉल नहीं था। सीएम एक बड़े शख्स है, उनको थ्रेड हो सकते हैं, वज़ीर दाखिला को भी थ्रेड हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मामला ये है कि सीएम के साथ एक पुलिस गाड़ी, एक रेंजर्स गाड़ी, एक एम्बुलेंस, एक अपनी गाड़ी, लेकिन वज़ीर दाखिला के पास 50 गाड़ियाँ, ये जो गाड़ी के ऊपर गाड़ी। लेकिन मामला ये है कि हमारे पास वीआईपी सेक्टर कैसे खत्म होगा? जिस तरीके से आज़ाद भाई और आजिज़ जमानी बात कर रहे थे, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ आज मौजूद थे। जिस तरीके से वीआईपी कल्चर की बात की जा रही है, ये कराची शहर का बहुत बड़ा मसला है, ये बल्कि पाकिस्तान का ही बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हम अक्सर
बेशतर देखते हैं कि कोई भी आप कह लें मिनिस्टर है, कोई भी सेनेटर है, किसी के पास कोई भी ओहदा है तो लाजिम व मलजूम हो जाता है कि आपके पास जो है वो आपके साथ पूरे का पूरा कॉन्वॉय चलेगा, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उसका भी सामना आम शहरियों को जो है वो करना पड़ता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। अगर हम बात करें ख़बरों से ज़रा थोड़ा सा हट के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपकी डेली रूटीन में हो रही होती हैं, जिनका जो पूरी दुनिया में हो रही होती हैं और आप उसको जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, या उसकी आगाही के कुछ दिन होते हैं जो कि आपको बताते हैं, जो कि आपको अवेयर करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है या किस चीज़ की क्या अहमियत है। तो कल जो है वो संडे है और इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कल जो है वो मनाया जाएगा। आलमी आफात के ख़तरात और नुकसानात को कम करने के सेंडाई फ्रेमवर्क के हदफ को हासिल करने के लिए आफात के ख़तरे में कमी के आलमी दिन का जो थीम है वो 13 अक्टूबर को आता है। नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ और बाख्तियार बनाने में तालीम के किरदार पर होगा। आफात से पाक मुस्तकबिल थी मुस्तकबिल के आइंदा सरबराही इजलास के साथ मुंसलिक है, जो सितंबर 2024 के लिए मनसूबाबंदी की गई है। अब हमने देखना ये है कि अगर देखें ये जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है, डिज़ास्टर के मामला हम कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी आफात होती हैं जो कि कुदरती आफात होती हैं जिनको आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपके इख्तियार से बाहर हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी आफात होती हैं जिनको हम खुद दावत भी देते हैं। तो हम उस पर बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो कुदरती आफात को कौन सी ऐसी आफात हैं जिनको रोका जा सकता है या जिनके जो नुकसानात हैं उसको कम किया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमर वसीम साहब, जो कि प्रोविंशियल सेक्रेटरी ऑफ द पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सिंध सोसाइटी सिंध हेडक्वार्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ मिस्टर महबूब अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कमांडेंट फेडरल गवर्नमेंट सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शुक्रिया। सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये जो दिन कल सेलिब्रेट किया जाएगा, इसमें अगर हम बात करें आफात की, तो जो आफात की इकसाम होती हैं कमर साहब, कौन कौन सी हैं जो बहुत आम सी इकसाम हैं? देखिए, जहाँ तक डिज़ास्टर के टाइप्स का ताल्लुक है, ये तो दो किस्म के, कुदरती होता है और एक मैन मेड होता है। यहाँ पर जो दिन मनाया जा रहा है कल, ये 2009 में यूनाइटेड नेशन ने 13 अक्टूबर इसको डिक्लेयर किया कि ये बहुत ज़रूरी है। रिस्क रिडक्शन डे है ये बेसिकली। रिस्क रिडक्शन कहते हैं कोई भी ऐसा रिस्क जो परवान चढ़ रहा है और जो कुछ अरसे के बाद और कुछ सालों के बाद डिज़ास्टर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बेसिकली। इस साल की जो थीम है वो है एम्पावरिंग नेक्स्ट जनरेशन फॉर रिजिलियंट कम्युनिटी, यानी हमारी आने वाली नस्ल और मौजूदा नस्ल को इस काबिल बनाया जाए कि वो आफात से बचाव या उसके नुकसानात को कम से कम करने के काबिल हो जाए। रिजिलियंट कम्युनिटी का मतलब ये है। अब ये बड़ी ज़बरदस्त थीम इन्होंने दी है इस साल, और इस साल बहुत सारे प्रोग्राम इस मौजू पर हो रहे हैं। रिस्क रिडक्शन हर चीज़ है हमारी। अगर शहर की बात करें तो बग़ैर कोड के, बग़ैर रूल्स एंड रेगुलेशन के जो इमारतें तामीर हो रही हैं, आप समझ नहीं वो रिस्क कितना बड़ा रिस्क है, वो बहुत बड़ा है। ठीक है ना। कोस्टल डेवलपमेंट की बात करें कि अगर वहाँ एम्बैंकमेंट या वहाँ पर बंद नहीं बांधे गए या वहाँ पर कोई वार्निंग सिस्टम नहीं लगाया गया और अचानक सुनामी या सैलाब आ जाए या कुछ आ जाए तो वो क्या होगा, बहुत बड़ा रिस्क है। इसके अलावा और हमें इसकी तालीम नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क है। ये तो सबसे बड़ा रिस्क है। जैसे आपने बात की ना, मेरे दिमाग में एक सवाल है कि जैसे लोग बात कर रहे होते हैं ना, जैसे आप समंदर के बिल्कुल पास लोग जो हैं वो कोस्टल बेल्ट पर लोग घर ले रहे होते हैं, उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक तो हवा में जो नमी होती है वो उससे आपका घर जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अरसे तक जो है वो बेहतर रहेगा, आपको बार बार जो है उसको रिफर्निश करना पड़ता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कोई भी तूफ़ानी सूरत हाल आती है, जब भी समंदर जो है वो, आप कुछ ऐसे महीने होते हैं जहाँ पर समंदर बहुत ऊपर आया हुआ होता है। अब अगर हम बात करें कराची
शहर की, क्योंकि हमारे पास समंदर है जी। तो वहाँ पर भी हमने देखा है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन गए, और वो घर अगर आप लेते हैं, वो अगर मुझे वहाँ पर घर, अगर मुझे कराची शहर में घर जो है वो 50 लाख रुपए का या 2 करोड़ का मिल रहा है, तो वो मुझे वहाँ पर एक कमरे का जो है वो 3 करोड़ में मिल रहा होगा। सही है। तो ये आप बताएं कि ये जो आपने बात की ना एजुकेशन की भी, कि हमारे यहाँ इसकी एजुकेशन भी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये मुझे बताएं कि ये कितना नुकसानदेह है कि आपने बिल्कुल कोस्टल बेल्ट पे, कि मैं सुबह, वो हम इतने ड्रामास देखते हैं ना, मैं कर्टन खोलूं सामने समंदर नज़र आए, इस फील के चक्कर में हम कितना नुकसान कर रहे हैं अपने साथ। अच्छी आपने खूबसूरत बात की है। देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप समंदर के किनारे घर बनाइए जोड़ें, असल बात है महफूज घर बनाना। एग्जैक्टली। ठीक है ना। अब वो जो महफूज का लफ्ज़ है, या जो आप कहना चाहिए कि रिस्क रिडक्शन वाली जो बात है, अगर वो ना तामीरात में भी, टाउन प्लानिंग में भी, कोस्टल डेवलपमेंट में भी, अगर वो ना हम उसके अंदर अपनी प्लानिंग में शामिल करें, तो जाहिर है हम एक डिज़ास्टर को दावत दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। तो ये एक टेक्निकल गुफ्तगू है कि कोस्टल के अंदर, जैसे आपने फरमाया कि उसके अंदर नमी होती है, नमक होता है, फ़ज़ा में बड़ा वो होता है, यहाँ तक कि घर भी बड़े वो हो जाते हैं ना, ख़राब हो जाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी खड़ी बर्बाद हो जाती हैं। तो वो एक मुख्तलिफ फ़ज़ा है, उसकी एक मुख्तलिफ साइंस है, उसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बड़ी मुख्तलिफ है। तो ये जब तक हम इसको सही मानों में डिज़ास्टर या रिस्क से महफूज तामीरात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल खुलेआम डिज़ास्टर को दावत दे रहे हैं। इसमें एक ये भी हो सकता है ना कि बेसिकली हम बिल्डिंग तो बना लेते हैं, मगर वहाँ है वो हम नहीं बताते हैं। बिल्कुल, हम एक पॉजिटिव से ले लेते हैं कि आपको सी नज़र आ रहा है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर वहाँ हैज़र्ड क्या है, जब वो मालूम होगा तो फिर हम आगे रिडक्शन की तरफ जाएंगे ना। जैसे ये बात कर रहे हैं ना अभी कंवर साहब भी, कि वहाँ पर बिल्कुल टेक्निकल, बिल्कुल वहाँ की इंजीनियरिंग ही अलग है। अब आप बताएं कि अब वहाँ बंदा एक तो इतना महंगा अपने जेवरात प्रॉपर्टी बेच के वहाँ घर ले, उसके बाद उसके लिए कोई नई किस्म की गाड़ियाँ रखे अपने पास कि गाड़ियाँ ख़राब ना हो। तो वन साइडेड है ना, कि हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि सी को देखो, ये इतना खूबसूरत व्यू है, मगर वहाँ पर क्या हो सकता, क्या वो बिल्डिंग कोड के हिसाब से बनी हुई है, फायर, क्या वहाँ फायर फाइटिंग अरेंजमेंट है, क्या फर्स्ट एड की अरेंजमेंट है, क्या आपका एवोकेशन प्लांट वहाँ है उस बिल्डिंग में, जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते ना, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि हादसा बढ़ जाता है। अच्छा महबूब साहब, ये भी होता है ना, जैसे अगर हम बात करें कराची शहर में मुख्तलिफ बार हमने देखा है कि अदालतों की जानिब से भी ऑर्डर्स आते रहे हैं कि ये जो मखदूश इमारतें हैं, जो रहने के काबिल नहीं हैं, इनको खाली करा लिया जाए, इनको जो है आप बिल्कुल खाली कर दें क्योंकि रहने के काबिल नहीं है। उसके बावजूद कभी ये प्रॉब्लम आता है कि ये तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसको तो हम नहीं गिरा सकते, ये वाले मसाइल आते हैं। फिर जब मैं खुद जाके मखदूश इमारत में खड़ी हूँ, लिटरली आपका सांस सूखा हुआ होता है कि ये अब गिरेगी या तब गिरेगी। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, तो ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी, सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। हम लोग बात कर रहे हैं किस तरीके से जो डिज़ास्टर का रिस्क है उसको कम किया जा सकता है, किस तरीके से कराची शहर की आबादी जो है वो फैल रही है, और हॉरिजॉन्टल भी फैल रही है, वर्टिकल भी फैल रही है, बस फैल ही रही है, लेकिन जो है वो कोई इस तरीके का निज़ाम मौजूद नहीं है जहाँ पर जो है हम ये कह सकें कि कराची में जो है वो रिस्क के चांसेस जो हैं वो कम है। कंवर साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, महबूब साहब भी मौजूद हैं। महबूब साहब, आप मुझे बताइएगा, जिस तरीके से हम कराची के ज़रा ओल्ड एरियाज़ में चले जाएं जहां पर आपके पास 60 गज के घर हैं, वहां पर भी हम देख रहे हैं 60 गज का एक घर है, उसके ऊपर 4 मंजिला 7 मंजिला जो है वो बनी हुई है, लोग वहां पर रह रहे हैं और रह ही जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे, ये कितना जो है वो आपके लिए रिस्क को बढ़ाता है? अब पहली बात तो देखें कि डिज़ास्टर है होते कितने किस्म के, जो आपका पहला सवाल था, तो उसके 2 टाइप्स थी ना, कि नेचुरल और मैन मेड। अब मैन मेड में जो आपकी बिल्डिंगें बन रही हैं, वो क्या बिल्डिंग कोड के हिसाब से बन रही हैं या नहीं बन रही है, सेफ्टी के हिसाब से बन रही है या नहीं बन रही है। हम घर तो बनाते जा रहे हैं, मगर उसमें सेफ्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आ रहे हैं।
जिसकी वजह से कल खुदा ना खास्ता कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, आप यहाँ पर बैठे हुए हो, क्या आपका बेस मजबूत है? तो हमारा बेस ही मजबूत नहीं है, ऊपर हम चाहे 10 मंजिला बना दें तो फिर तो आप खुद डिजास्टर को वेलकम कर रहे हो ना। ऐसा ही है। अगर हम देखें महबूब साहब कि जैसे हम बात करें ना कि हम डिज़ास्टर्स को ख़ुद दावत दे रहे हैं, उस तरीके से हमारे पास इंतज़ामात नहीं है, लेकिन हम अगर बात करें इंतज़ामात की या अवेयरनेस की तो शदीद कमी है लोगों में। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जो सिविल डिफेंस है या रेड क्रिसेंट है या मुख्तलिफ NGOs हैं, ये ट्रेनिंग दे रही है। अब सिविल, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, हम फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। फर्स्ट एड, फायर, रेस्क्यू, वॉलंटियर एक किसी भी हादसे में कैसे काम करेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। मगर लोगों को जब हम कहते हैं कि ये, तो वो पहले सवाल ये करते हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये हो गया है ना कि हम अपना पहले बेनिफिट देखते हैं। आपका सवाल था कि कोस्टल एरिया में घर क्यों लिया जाता है, तो वो कहते हैं हमें ये फ़ायदा होगा कि दिखावा तो होगा ना कि हम सी साइड में रह रहे हैं, ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, बैरिया टाउन में रह रहे हैं या ऐसी किसी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं। मगर तो यहाँ भी वही है कि वो पहला सवाल ये है कि हमें बेनिफिट क्या होगा। अब जैसे कहीं भी आग लग जाती है, एक डिज़ास्टर है ना, तो उससे डील कैसे किया जाता है? हमारे यहाँ तो आप देखें ना कि जैसे ही आग लगती है, जैसे कहा जाता है ना कि आप कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर जो इमरजेंसी गेट्स बनाए जाते हैं कि आप वहाँ से निकलने की कोशिश करें, आपको 3-4 चीज़ें, बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन आप देखें कि जब आग लगती है, इस तरह की सूरत होती है, हम करते क्या हैं? हमारा जितने भी घर डिज़ाइन किए जाते हैं वो पहले ही, आप ये देखो, जहाँ आपका मेन डोर होगा उसके साथ मेन पैनल होगा। अब कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग तो मेन पैनल में लगेगी ना, तो अब तो ट्रैप हो गए, कहाँ से निकलोगे? और क्या आपके दरवाजे जो हैं वो इतना फायर को रेजिस्ट कर सकती हैं या नहीं कर सकती? जैसे आप बात करें ना, जब मगर कोड है, देखो ना, कानून है, हम तो उनको पढ़ाते हैं ना कि बिल्डिंग कोड के करो। बिल्डिंग कोड जो बार बार हम बिल्डिंग कोड की बात कर रहे हैं, तो हम यही तो कह रहे हैं कि भाई उस पर अमल करो ना। जो बंदा लेने जा रहा है, आपने कहा कि वो अपने सब कुछ बेचकर वो अपना एक ले रहा है, वो जाके पूछे ना कि यहाँ खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो मैं कैसे निकलूँगा, मेरी फैमिली कैसे निकलेगी? जब हम ये सवाल करना शुरू करेंगे ना, तब जाके ये वो उस डिज़ाइन के हिसाब से बनाया जाएगा। अच्छा, जैसे बिल्डिंग कोड की हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसे बेसिक बिल्डिंग कोड्स हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? मतलब जो आप कह रहे हैं कि घर नहीं बनते उस तरीके से, लेकिन फॉर सपोज अगर मैं घर लेने जा रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो घर है ये बिल्डिंग कोड के हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ है? मैं इसका जवाब दूँ? बताइए। 16 या 17 में, 16 में गालिबन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मुतल्लिका इदारों को, जिसमें मेरा ख्याल में 20 से ज़्यादा इदारे थे, यूनिवर्सिटीज़ भी थी, इंजीनियर्स भी थे, इसको लीड किया था PEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने, और तमाम इदारे इसमें बैठे थे। काफ़ी महीने की मेहनत के बाद इतनी मोटी किताब उन्होंने निकाली जिसका नाम है बिल्डिंग सेफ्टी कोड ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद वो नाफिज भी कर दी गई। अच्छा। वो नाफिज कर दी गई पूरे पाकिस्तान में कि इसके अलावा कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, सवाल ही नहीं पैदा हो। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे इदारों ने भी काम किया। एक को मैं जानता हूँ, फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त इस सिलसिले में काम कर रही। तो लेकिन मसला क्या है कि क्या ग्राउंड पे वो बिल्डिंग कोड नक्शा बनाते वक्त उनका ख्याल रखा जाता है कि नहीं? एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर सिंध में। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से भी हमारी गुफ्तगू चलती है, तो हम उनसे यही बात करते हैं कि जब नक्शा बन के एक इंजीनियर नक्शा बनाता है और उसके बाद वो जमा कराता है और उनके मास्टर प्लान में या उनके जो
उनका जो कंसर्न सेक्शन है वो उसको अप्रूव करता है, तो क्या ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं? अगर नहीं होती तो वो अप्रूव कैसे कर देता है? और अगर अप्रूव कर देता है तो जब एक्चुअल बिल्डिंग बनती है तो वो कुछ और बन रही होती ऐसा ही, बिल्कुल है। तो ऐसे ही। ये इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। रूल्स मौजूद हैं वेबसाइट पर, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के वेबसाइट पर मौजूद हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि आवाम को नहीं मालूम है। हमें नहीं अगर मालूम इसकी तशहीर कर दी जाए, इसके प्रोग्राम्स टीवी पर किए जाएं और ये बताया जाए कि कहाँ से ये एक आम शहरी पता करे कि ये बिल्डिंग जो है वो महफूज है कि नहीं है, सेफ्टी कोड्स के मुताबिक है कि नहीं है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। जब तक आवाम में शऊर उजागर नहीं होगा, जैसे आबाद बहुत बड़ी तंजीम है ये बिल्डर एसोसिएशन ऐसा की, है। और बहुत सारी हैं, ये तो उनके काम है ना कि इस चीज़ को वो देखें कि वो करें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है ख़ासतौर पर कराची के लिए कि यहाँ एक फ्लैटों का जंगल बन गया है ना, जंगल आबाद है। अच्छा, जैसे मैं कंवर साहब बात करी थी मखदूश इमारतों की, जो अब आप ओल्ड एरियाज़ में जाएं ना तो आपके पास पैर रखने को जगह नहीं होती, इतना ही कंजस्टेड एरियाज़ बहुत हैं। ज़्यादा। और जिस तरीके से हमने अभी पूरे इस साल की ही बात कर लें हम, और जो हमारा लास्ट ईयर था उसके बिल्कुल एंड मंथ्स की बात कर लें, जिस तरीके से आग लगने का सिलसिला शुरू हुआ था। जब भी आग लगती है सबसे ज़्यादा नुकसान होने की बड़ी वजह यही होती है कि जो आपके फायर फाइटर्स हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ तक जहाँ आग लगी हुई होती है। तो ये मुझे बताइएगा कि वो जो मखदूश इमारतें हैं उनका क्या करना चाहिए? क्या हमारा जो आप बता रहे हैं ना सेफ्टी बिल्डिंग कोड्स हैं, उनके मुताबिक क्या हल है इसका? देखिए, मखदूश इमारतें जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची में, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट तादाद तो नहीं पता, लेकिन 100 से ज़्यादा हैं जिन्हें मखदूश करार दे दिया है। इनहेबिटेंट यानी वो कहते हैं कि जिस पे रिहाइश के काबिल नहीं है। ऐसा ही। अब उसका तरीका ये होता है कि मालिकान से मिलके या तो उसे गिरा दिया जाए ताकि वो जो रिस्क है किसी भी वक्त गिरने का और किसी के ज़ख्मी होने का या मरने का वो ख़त्म हो जाए, उस पर नई तामीरात की जाए, या फिर ये है कि उसे कम से कम इतना किया जाए कि उसमें कोई ना रहे। ठीक है ना। अभी तक कुछ हमें मालूम हुआ है कि कुछ लोग रह रहे हैं, या तो वो कोर्ट से स्टे ले लेते हैं या क्या करते हैं अल्लाह जाने, तो वो अभी रिस्क मौजूद होता है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तो काफ़ी सख्ती की है इसके ऊपर, लेकिन जो आपका एक और टेक्निकल सवाल है इसके अंदर कि अगर वो आर्काइव में आती है और आर्काइव के जो लोग हैं, जो एसोसिएशंस हैं, वो बीच में आ जाते हैं, ऐसे ही। तो उसका इलाज ये है कि उन्हें ये कहा जाए कि ठीक है आप ले लें, फिर इसको मजबूत बना दें, इसको रिहेबिलिटेट करें, इसको उस मखदूश वाले जोन से निकाल दें। ठीक है ना। तो इलाज तो मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ये है ना कि उस पर अमल दरामद की बात है सारी। अच्छा महबूब साहब, जैसे हम देखते हैं कुछ इमारतें, अगर आप हिस्टोरिकल जगहों पर चले जाएं पाकिस्तान की, लाहौर में चले जाएं, आपको ओल्ड लाहौर में बहुत पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, या कराची शहर में ही हम देख लें कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं, कुछ सरकारी इदारे ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के दौर के बने हैं, वो इतने मजबूत बने हुए हैं कि वहाँ पर आप जाते हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यार ये वाली जो बिल्डिंग है 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है। हमारी वाली जो बिल्डिंग्स है माशाल्लाह से, हम कोई ऐसा ब्यूटिफिकेशन का काम कराते हैं या तामीराती काम कराते हैं, हमारा तो साल भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। बेसिकली बिल्डिंग बनाते वक्त पहला काम क्या होता है कि आप ज़मीन लेते हो, फिर दूसरा काम क्या होता है कि मैप पास करवाते हो, उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। जब आप फाइनल तक पहुंचते हुए कौन सी अथॉरिटी इसको चेक करने आती है, क्योंकि आपने जब नक्शा पास कराया उसमें सारी चीज़ें लिखती ना, मगर चेक करने कौन आया? बिल्कुल कोई भी अथॉरिटी नहीं आती। जबकि आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का लॉ बना हुआ है कि चलो हम 2016 को भी छोड़ देते हैं, उससे पुराना चले जाते हैं, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हर डिस्ट्रिक्ट का लॉ बना हुआ है कि यहाँ पर इस किस्म की बिल्डिंग बनेगी, इससे ऊपर नहीं बनेगी और इस डिज़ाइन से बनेगी। ये जिस तरह के मसाइल पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं, जिस तरीके से मैंने शुरू में भी बात की थी कि जो कुदरती होते हैं जिन पर हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम दावत दे रहे होते हैं, उनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जहाँ पर वो बिल्डिंग्स आपके कराची शहर में जो कि नाकाबिले रिहाइश हैं,
वहाँ पर लोगों ने रिहाइश इख्तियार की हुई होती है, वहाँ पर चीज़ें गिर रही होती हैं, छतें गिर रही होती हैं, दीवारें गिर रही होती हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे होते हैं। लेकिन चूँकि हमारी जो माशी हालत है वो इस कदर कमज़ोर है, या हम कह लें कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं। लेकिन ये ज़िम्मेदारी जो है बेसिकली ये रियासत की होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आवाम में जो हमारी नई जनरेशन है आने वाली, उनमें अवेयरनेस हो कि अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह का कोई भी सानहा होता है या इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है, तो इस सिचुएशन से आप लोगों को निकलना कैसे। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कराची शहर की, तो कराची शहर की ट्रैफिक की सूरत हाल देख लें, बाकी मामला देख लें, तो जब तक कंसर्न डिपार्ट्स या कंसर्न इदारे उस जगह तक पहुँचेंगे, जितना टाइम उनको लगेगा उस टाइम में आप लोग अपनी मदद आपके तहत भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सी जानें जो हैं वो बचाई जा सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आपको पता हो कि किस तरीके से आपने मदद करनी है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। महबूब अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ कंवर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि बर्थडेज़ की अगर बात करें तो आज जो है वो आयशा उमर साहिबा की बर्थडे है। बहुत ही रीनाउड मॉडल हैं, अपने करियर का आगाज़ जो है वो एज अ मॉडल किया, साथ ही साथ फिर फिल्म्स में भी काम किया। उसके साथ जो है वो एक बहुत ही फेमस ड्रामा जो कि हर एज ग्रुप का फेवरेट है, वो लोग भी देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। अपना एक्टिंग कैरियर स्टार्ट किया और अब जो है वो होस्टिंग की तरफ भी हैं। तो सिटी 10 की जानिब से आपको हैप्पी बर्थडे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज जो है वो दुनिया भर में आर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है, जिसे जोड़ों का दर्द भी कहा जाता है। पहले हम सुना करते थे कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनमें जोड़ों की तकालीफ हुआ करती थी, उनके घुटनों में, उनकी कमर में दर्द हुआ करता था। लेकिन आज अगर आप छोटे से छोटा बच्चा भी देख लें और आप एक बिल्कुल यंगस्टर को भी देख लें, वो भी कह रहा होता है कि मेरे जोड़ों में तकलीफ़ है या मेरी कमर में दर्द है, या कहीं कोई ना कोई मसाइल जो है उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा होता है। तो आज है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए कि ये मसाइल आखिर होते क्यों हैं और इनकी क्योर किस तरीके से मुमकिन है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिक उसामा तनवीर, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा सर्जन हैं, और साथ ही साथ मौजूद हैं शाह नज़ीर साहब, जो कि हर्बलिस्ट हैं। इन दोनों को कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर पूछेंगे कि ये जो जोड़ों का दर्द है, ये जो इतना आम हुआ हुआ है, उसामा ये बताइएगा कि ये किस तरीके से इसका हल मुमकिन है और ये आखिर इतना आम है क्यों? देखिए जी, आर्थराइटिस को समझने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि ये है क्या। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है इसके बारे में कि ये आर्थराइटिस होता क्या है और ये क्यों जोड़ों को इफ़ेक्ट करता है या ख़राब करता है। तो आर्थराइटिस जो होता है वो एक चिकनी हड्डी या एक कुरकुरी हड्डी होती है जो जोड़ों के दरमियान मौजूद होती है, जो जोड़ों को आपस में रगड़ से या फ्रिक्शन से बचाती है। तो इसके ख़राब होने की बहुत सारी वजह हैं, जिसमें एक वजह तो है वो एजिंग प्रोसेस है। एजिंग प्रोसेस क्या है? जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ रही है, हमारे बॉडी के सिस्टम में से प्रोटीन जो है वो झड़ रहा है या वो ख़राब हो रहा है, वो डीजनरेट हो रहा है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो वो जब डीजनरेट होना शुरू हो जाता है तो जोड़ों के दरमियान बोन जो है वो एक्सपोज हो जाती है, वो एक दूसरे से रगड़ खाती है और ये पेन होता है। इसका एक प्रोसेस तो ये हो गया कि एजिंग प्रोसेस। दूसरा, किसी को यंग जनरेशन में अब ये इसलिए हो गया है कि हमारा लाइफस्टाइल अब पहले से बहुत डिफरेंट हो गया। हमारा न्यूट्रिशनल इनटेक पहले से बहुत डिफरेंट हो गया। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी न्यूट्रिशनली हम प्रोटीन अच्छा नहीं ले रहे होते, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी अच्छा नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन जो ग्रोथ जब हमारी हो रही होती है उस वक्त बनता ही अच्छा नहीं है। तो माइनर ट्रॉमा में, स्पोर्ट्स इंजरी में, छोटे छोटे भागने दौड़ने में, रनिंग वॉकिंग में भी हमारा कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है। नंबर थर्ड प्रोसेस जो है कार्टिलेज का डैमेज होना, वो किसी इन्फेक्शन या जरासीम लगने से होता है। वो किस लिए होता है कि हमारी बॉडी में खुदा न खास्ता किसी को गले का इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन
जाके जोड़ में बैठ जाता है और वो उस कार्टिलेज को, उस प्रोटीन को डैमेज करना शुरू कर देता है और इसकी वजह से हमें आर्थराइटिस हो जाता है। तो ये तो आर्थराइटिस की वो किस्म थी जो सिर्फ जोड़ों को ख़राब करती हैं और ये एक एज के साथ आती है। ये ट्रॉमा की वजह से आ सकती है यंग जनरेशन में और ये किसी इन्फेक्शन की वजह से आ सकती है जोड़ों में। तो इस तरह से पहले आर्थराइटिस को हम समझेंगे तो फिर हम इसका क्योर करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, उस तरीके से प्रोटीन का इंटेक नहीं है और जो प्रोटीन हमें मिल रहा है वो भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत अच्छा है, तो इसके लिए बेहतर लाइफस्टाइल बेसिकली है क्या? देखें, लाइफस्टाइल में फॉर एग्जांपल मैं हमेशा ये एग्जांपल अपने पेशेंट को देता हूँ कि आपने एक गाड़ी ली और आपने नई 0 मीटर गाड़ी ली और अपने घर के बाहर खड़ी कर दी और आपने 1 साल खड़ी कर दी, तो वो अगर वो नई भी थी आप उसको चलाएंगे तो उसके सारे फ्रिक्शन, सारे बेरिंग जो है वो सारे ख़राब हो जाएंगे। तो एक तो लाइफस्टाइल में हमें इस तरह से लाना है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन की नरिशमेंट है, जो हमारे जोड़ के अंदर जो फ्लूइड है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो वर्किंग में रहे ताकि कार्टिलेज की नरिशमेंट उस साइनोवियल फ्लूइड से आती है, उस जो है जोड़ के दरमियान जो अल्लाह ताला ने फ्लूइड रखा है वो उससे आती है। तो वो जितना वर्किंग में रहेगा, जैसे ऑयल है, जैसे डीजल है, जैसे पेट्रोल है, तो वो वर्किंग में रहेगा तो इंजन आपका ठीक चलना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जोड़ों को मोबिलाइज रखें। अब वो मोबिलाइज किस तरह से रखना है वो आप अपना लाइफस्टाइल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोग जिम करते हैं, लोग वॉक करते हैं, लोग रनिंग करते हैं, लोग पार्क में ट्रैक में चलते हैं, लोग जो है कुछ योगा करते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं अपने लाइफ में तो आपके जोड़ों में जो कार्टिलेज है उसकी नरिशमेंट अच्छी होती है। जब नरिशमेंट अच्छी हो तो रीजनरेटिव प्रोसेस जो एजिंग के साथ 40-50 साल में आना है वो आप 5-10 साल और लेट कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं यहाँ पर मज़ीद बहुत सारे सवालात हैं जो लोग कर रहे होते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम शाइस्ता, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम करिए, डॉक्टर को बहुत सलाम हो और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हमारे यहाँ बड़े अच्छे से ऑर्थोपेडिक सर्जन भी मौजूद हैं। डॉक्टर, मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो सवाल मेरे डॉक्टर ये है कि आपने कार्टिलेज की बात की, तो ये कार्टिलेज जो है अब जैसे ग्रोइंग एज के साथ एज फैक्टर के साथ कम होता रहता है, लेकिन टू प्रिवेंट दिस कार्टिलेज व्हाट वी कैन डू, एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरा, कुछ हकीमी नुस्खे होते हैं जो अक्सर टीवी पे लोग बताते हैं कि कार्टिलेज को कवर अप करने के लिए, वो हमारे जैसे शाह साहब बैठे हैं, शाह साहब को मैं बहुत फॉलो करता हूँ और शाह साहब की सबसे अच्छी बात है कभी भी ये डॉक्टरों की दवाई को मना नहीं करते कि पहले वो इस्तेमाल करते रहे कि कभी, तो वो क्या हम उसको हम खाते हैं और अगर वो आपकी एलोपैथिक दवाई खाते हैं तो उसमें कोई बात हो सकते हैं? ये मेरा सवाल। आखिरी सवाल डॉक्टर ये है कि टू सेलेक्ट अ गुड ऑर्थोपेडिक सर्जन हाउ वी कैन, यानी हम किस तरह पता करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कराची के अंदर ऐसे बहुत अपाई बैठे में जो बेचारे जाते हैं, हड्डी टूट जाती है और जब वो जोड़ते हैं तो उल्टी सीधी जोड़ने के बाद वो तकलीफ में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके यहाँ रश लगा होता है। तो ये कैसा तजाब है? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने। तो बहुत अच्छा सवाल इसलिए किया है कि कार्टिलेज की नरिशमेंट, अभी तक मैंने जो भी बात की थी उस पर मैंने कहीं किसी ना एलोपैथिक किसी मेडिसिन की बात की, ना मैंने होम्योपैथिक किसी मेडिसिन की बात की। मैंने सिर्फ डाइट पे जोर दिया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जोर दिया। ठीक है, एजिंग के साथ जो प्रोसेस हो रहा होता है वो आप नहीं रोक सकते। ठीक है, आपने कार्टिलेज, आपके हाथों की स्किन की झिल्ली, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लॉस होनी ही होनी है, आपके बाल सफ़ेद होने हैं, आपके जो है वो दांत गिरने ही गिरने हैं। ठीक है, वो एजिंग प्रोसेस इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, वो आप नहीं रोक सकते। हाँ, आप उस वही प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। वो डिले कैसे कर सकते हैं? आप अच्छी प्रोटीन डाइट लेते हैं। आप प्रोटीन डाइट में जैसे हम कहते हैं कि भाई चिकन, एग वाइट और सारे सीरियल जो दालें हम सारी खाते हैं, जैसे हम ये भी कहते हैं हमारे पॉपुलेशन में जो अगर वो चिकन नहीं ले सकते तो आप दालों का इस्तेमाल बढ़ाएं और एग वाइट लें ताकि आपका प्रोटीन अच्छा बने, आपका नरिशमेंट अच्छी रहे। ठीक है, और फिर आपको मोबिलाइज करने के लिए कहते हैं कि आप जो है कुछ वॉक करें, बैठे ना रहें, अपने जोड़ों को मोबिलाइज रखें, वॉक करें, पार्क में जाके थोड़ा सा ट्रैक पे घूमें ताकि आपके जोड़ चलते रहें, ताकि आपके फ्लूइड कंटिन्यूसली रनिंग में रहे। और दूसरी बात ये, इसको डायग्नोज, ये कोई फ्रैक्चर नहीं है, ये कोई हड्डी का टूटना नहीं है। ठीक है, इसको इससे हटा दें, आर्थराइटिस को फ्रैक्चर से और ट्रॉमा से हटा दें।
सही। आर्थराइटिस जो है वो एक बगैर किसी ट्रॉमा के भी आपको हो सकता है। आप फॉर एग्जांपल ख़वातीन में जो किचन में काम करती हैं और वो बर्तन धो रही होती हैं और हांडी बना रही होती हैं, तो उनके थंब में आर्थराइटिस हो जाता है, थंब के जॉइंट में, जो कि बहुत छोटा जॉइंट है, ठीक है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके नीज में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। जो थ्रो बेसबॉल और जेवलिन थ्रो करते हैं उनके शोल्डर में आर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। जो है हैवी वेट उठाते हैं मजदूर जो होते हैं उनके स्पाइन में आर्थराइटिस हो जाता है। तो ये आर्थराइटिस तो जहाँ जहाँ जोड़ होगा वहाँ झिल्ली मौजूद होगी, वहाँ झिल्ली ख़राब होती है। वो डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन से, आपके ऑक्यूपेशन से, आपके लाइफस्टाइल से, आपके न्यूट्रिशन से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको डायग्नोज कैसे करें, इसको पकड़ें कैसे, कि आपको ये जो कार्टिलेज आपका घिस रहा है, क्या हो रहा है, कैसे पकड़ें इसको। ये कोई फ्रैक्चर तो नहीं है कि भाई मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ या मैं गिर गया और मुझे मोच आई और मैं जर्रा के पास चले गया, बोन सेंटर के पास चले गया, डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन के होम्योपैथिक एलोपैथी के पास चले गया और उसने मेरी टांग जोड़ दी। ये इस तरह से नहीं है। ये आप सुबह उठेंगे आपके जोड़ों में दर्द हो रहा होगा, अच्छा, आपके अंगूठे में स्टिफनेस हो रही होगी, स्वेलिंग हो रही होगी। ये इसकी अलामात है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अलामात है हमारे ऑर्थोपेडिक्स में वो है दर्द और सूजन। मरीज कहता है सर मेरी दर्द खत्म कर दें और मेरी सूजन खत्म कर दें। तो आर्थराइटिस में सबसे पहले यही होगा। आप सुबह उठे, बिल्कुल नॉर्मल उठे, दिन भर आपने किचन का काम किया, आपने अपने प्रोफेशन, अपने कंपनी से वापस आए, ठीक है, आपके जोड़ में दर्द हो रहा है, आपकी सूजन आ गई पाँव में, तो ये अलामत है। आपके स्पाइन में दर्द हो रहा है, आपके शोल्डर आपसे नहीं उठ रहा, आपसे कंघी नहीं हो रही, आपसे पानी नहीं मुंह पे मारा जा रहा, ठीक है। तो ये अलामत होती हैं। इसमें कोई ये नहीं होता कि आप बिस्तर पे पड़ गए। हाँ, मतलब कुछ ऐसी जैसे हम लोग अक्सर के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पता हो, जैसे कुछ कोई अलामात हो रही हैं, कोई आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। हम घर बैठ के खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, हमें डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। शाह नज़ीर साहब काफ़ी देर से चुप करके बैठे हुए हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इनसे बात करेंगे, लेकिन अब वक्त तक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात हम कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के हवाले से, और जोड़ों के दर्द के हवाले से जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि हर दूसरा शख्स जो है वो जोड़ों के दर्द से परेशान होता है। उसामा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, शाह नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद है। शाह नज़ीर साहब से पूछते हैं कि जो बात हम कर रहे हैं फ्लूइड की, जो फ्लूइड ख़त्म हो जाता है, लोग आमतौर पर सवाल ये कर रहे होते हैं कि क्या ऐसा है कि हम कुछ ऐसा खाएँ जिसकी वजह से जो फ्लूइड है ये बनता रहे या रहे। देखिए, अर्थराइटिस के अंदर जब फ्लूइड कम हो जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, तो टक टक की आवाज़ आना शुरू होती है। इसमें कभी पेन इस कदर ज़्यादा हो जाता है कि उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और चलते हैं तो यूँ लगता है जैसे घुटना टूट गया। और जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने बयान किया कि बहुत अच्छा बताया कि हाथ ऊपर नहीं जा रहा, चेहरा नहीं धो सक रहे हैं, इसमें फ्रोजन शोल्डर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको भी आप नहीं कर सकते हैं, भूल नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक एक जोड़ में दर्द आता है वो आपका ESR बढ़ जाता है, या आपका जैसे RF फैक्टर पॉजिटिव आया, जो कि जैसे आप डॉक्टर साहब ब्रेक पे भी कह रहे थे कि घटिया का दर्द एक अलग चीज़ है, वो रोमेटाइज अर्थराइटिस कहलाता है, ये एक डिजीज़ है ये, ठीक है ना। तो ये इन चीज़ों को भी आप बंदे-नज़र रख सकते हैं आप। लेकिन सिर्फ अगर जोड़ों में दर्द रहता है, वो भी एज फैक्ट के हिसाब से भी इसमें आता है। और जिन लोगों का कार्टिलेज कम हो रहा है, बाज़ लोगों को विरासत से ये शिकायत होती है, वालिदैन में होती है, तो फिर बच्चों भी आ जाती है। तो हमारी जो लाइफ स्टाइल जो तब्दील हुआ है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आप खुद कीजिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आप गाड़ी खड़ी कर दें और उससे कुछ काम ना लें और 1 साल बाद उसको चलाएं तो काम तो निकलेंगे उसमें से। तो इसी तरीके से इंसान में भी ये है कि थोड़ा वॉक करें आप। 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट वॉक किया करें, अपने आप को चला फिरा रखा करें। और सब्जियों में जो है जो कार्टिलेज बनाती हैं बॉडी में, वो अरवी है, भिंडी है, तुरई है, टिंडा है, आप इनका इस्तेमाल करें। कोई अच्छी सब्जी नहीं है? नहीं, देखें आप, ये अरवी टिंडे के अलावा ये ग़िज़ा भी है, ये तो ग़िज़ा भी है ना, कुछ साइड इफेक्ट भी तो नहीं है इनका। लेकिन टेस्ट भी तो मैटर करता है ना। अब आप अरवी खा लें, अब आप लौकी टिंडा खा लें, आप कह रहे होते हैं यार ये क्या क्या बन गया ये। नहीं, देखें, अगर एक चीज़ एक इंसान को पसंद नहीं है लेकिन 10 इंसान को पसंद होती है। जिसको नहीं पसंद वो क्या करेगा? पसंद है, वो एक बूटी आती है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली, ठीक है। इसके अंदर विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है और ये भी लेसदार होती है। इसे बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें।
45 दिन यूज़ करने के बाद अपना विटामिन डी भी टेस्ट करवा लें, आपको 26 से 30 बराबर मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, विटामिन डी, D3 हो गया, इनकी कमी होती है लोगों को, तो उसकी वजह से भी ये जोड़ों के मसाइल लोगों को हो रहे होते हैं? इतना पेन नहीं होता, लेकिन सुस्ती, काहली, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ये सुस्ती काहली की यही वजह है या कोई और वजह भी है? यही वजह होती है। देखिए, सुस्ती काहली की एक जनरल वीकनेस होती है, दूसरा अगर आपका गला ख़राब है, बलगम आ रहा है, साइनसाइटिस एलर्जी रहती है, तब भी आपको सुस्ती काहली रहेगी। तो ये एक रीजंस होती हैं इसमें। ठीक है। और जिन लोगों को भी जैसे जोड़ों में दर्द मुख्तलिफ किस्म के, जैसे विटामिन B12 लोगों का कम होता है, पट्ठों में खिंचाव होती है, कमज़ोरी फील होती है, या हाथ पाँव सुन्न हो रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने 3 बूटियाँ लेनी है। एक लेना है अजगन्ना गोरी, इसके अंदर विटामिन B12 और B6 बहुत पाया जाता है। ये आप 100 ग्राम ले लें। सत्तावर, ये भी 100 ग्राम ले लें। सुरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। कंटिन्यू 3-4 महीने इस्तेमाल करें। और अपने डॉक्टर का मशवरा, जो भी मेडिकेशंस हैं उसमें रद्द बदल खुद से ना कीजिएगा, अपने डॉक्टर से करवाइए। लोग जो है ना अपने डॉक्टर का मशवरा भी छोड़ देते हैं, मेडिकेशन भी छोड़ देते हैं। अगर डायबिटिक का कोई टोटका बता दें तो वो टोटके के पीछे लग जाते हैं, अपनी दवाएं छोड़ देते हैं। ये गलत करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी तो होता है ना, जैसे आप बात कर रहे हैं, माशाल्लाह से आजकल हम बड़े डिजिटलाइज भी हो गए हैं, सोशल मीडिया पर आपको हर चीज़ का इलाज मिल जाता है। वहाँ पर लोग पढ़ते हैं, पंसारी की दुकान पर जाते हैं, 4-5 दवाइयाँ मिक्स कराई, ये बन गई ये दवाई। अब वो खा रहे होते हैं मज़े से, उनको लगता है कि ये हम तो बड़े डॉक्टर भी बन गए, हम बड़े होम्योपैथिक भी बन गए, हम तो बिल्कुल बेहतरीन हैं। वो इसलिए कि ये टेस्ट नहीं करवाती। टेस्ट करवा लिया करें, अपनी पोजीशन देख लिया करें कि इस वक्त आपकी कंडीशन क्या है ये। और बाकी ये है कि जो चीज़ें हम यहाँ पे बैठ के आपके प्लेटफॉर्म में बताते हैं, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो एक सेफ चीज़ें होती हैं, इनका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं होता। वरना जड़ी बूटियों में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम कहते होते हैं कि लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, अपने डॉक्टर का मशवरा ज़रूर जारी रखिए। वो इसलिए कहते हैं, छोटा सा नीचे लिखा नहीं होता कि अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो वाली लाइन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से शाहनज़ीर साहब भी बात कर रहे थे कि B12 का कम हो जाना, विटामिन डी का, विटामिन D3 का, अब इनको अगर, ये तो हमने होम्योपैथिक देख लिया, अगर डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या रेफर कर रहे होते हैं, आपने क्या खाना है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले तो हम उसको डाइट बताते हैं कि किस डाइट्स में जो है आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी मौजूद है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो मिल्क आ गया, ठीक है। तो हम मिल्क का आप इस्तेमाल बोलते हैं कि आप ये खाएं, फ़िश खाएं, चिकन खाएं, ठीक है। आयरन वाली सब्जियां लें, एप्पल कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, तो वो एप्पल लें आप। तो आप देखें, जोड़ सिर्फ कैल्शियम विटामिन डी नहीं है। मैं इसको इसी तरह समझाता हूँ कि एक आपने दीवार खड़ी करनी है तो आपने पहले सीमेंट लगानी है ब्लॉक की, ठीक है। उसके ऊपर आपने प्लास्टर करना है, फिर उसके ऊपर आपने चूना करना है, फिर कलर करना है। तो जो सीमेंट वाले ब्लॉक है ना, वो प्रोटीन है, सही है, ठीक है। जो उसके ऊपर प्लास्टर और चूना लगा हुआ है वो कैल्शियम विटामिन डी है। जो उसकी खूबसूरती आ रही है, जो कलर से, वो आयरन है। अच्छा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक बिल्डिंग ब्लॉक्स को, आप सारे रॉ मटेरियल जो आपको एक बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए ज़रूरी, ये रॉ मटेरियल आपके पास होंगे तो आपका ढांचा, आपका स्केलेटन, आपकी बॉडी अच्छी नरिश होगी और अच्छी बोन्स होंगी, अच्छे जॉइंट्स होंगे, और वो आसानी से टूटेंगे भी नहीं, आसानी से उनका कार्टिलेज भी डैमेज नहीं होगा। और वो आपको किसी ऐसे डॉक्टर के पास, जैसे इन्होंने सवाल किया था कि हड्डी टूटती है और हम किसी ऐसे बोन सेटर के पास चले जाते हैं, या जर्रा के पास या आमिल के पास चले जाते हैं और वो हमारी हड्डी जोड़ देता है, तो उसका जवाब ये है कि वो करते क्या है। एक्चुअली वो करते क्या हैं कि वो कुछ मसाज करते हैं, कुछ हल्दी, धनिया, पुदीना जो वो लगाते हैं, जो भी चीज़ें पेस्ट वो लगाते हैं, वो वहाँ पे कर क्या रहे होते हैं, वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ा रहे होते हैं। बॉडी की सारी ब्लड सप्लाई वो वहाँ पे चली जाती है। और जब ब्लड के अंदर हमारे सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे आयरन भी है, हमारे ग्लूकोज भी है, हमारे प्रोटीन्स भी हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक हड्डी बनना शुरू हो जाती है जिसको हम कैलस कहते हैं, सॉफ्ट कैलस कहते हैं। लेकिन वो कैलस वो इतना अच्छा नहीं होता जो एक नॉर्मल बोन हीलिंग के लिए होता है। तो इसलिए उनकी हड्डी जल्दी जुड़ जाती है, क्योंकि वो रोज़ मसाज कर रहे हैं। यार मैं तो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जा रहा था, उसने मुझे 1.5 महीना बोला, मैं उसके पास गया, उसने मेरी 12 दिन में हड्डी जोड़ दी। हाँ, ऐसे ही होता है अक्सर। तो वो ये हो रहा होता है एक्चुअली, वो वहाँ पे मसाज कर करके, पट्टियाँ कर करके, वहाँ पे सारी ब्लड सप्लाई, ये ऐसे ही है जैसे आप खाना खाते हैं तो सारी ब्लड सप्लाई आपकी कहाँ चली जाती है, इंटेस्टाइन में, यानी आंतों में, और आपका दिमाग कैसा हो जाता है, सुन्न होना शुरू हो जाता है, आपको नींद आती है। वो क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई सारी कहाँ चली गई, आंतों में, ब्रेन में कम हो गई, तो आप खुले होने दिए। इसी तरह यही प्रोसेस वो अपने लिए अपनाते हैं कि आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ा के वहाँ पे सॉफ्ट कैलस बनता है, जो कि अच्छा नहीं होता, और वो हीलिंग तो करा देता है आपकी, लेकिन वो बोन उस
पायदार की, उस ताकत की नहीं होती है और वो आराम से बाद में टूट भी सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है और नहीं भी जुड़ सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो होता है ना, जैसे अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर हम बात करें अपनी कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, आपके घर में बहुत सारे फैमिली रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनको जोड़ों के बहुत मसाइल होते हैं। अब डॉक्टर्स उनको कहते हैं आप वॉक करें, आप वज़न कम करें। अब वो वज़न जो आप कह लें एक 50-60 साल की खातून या मर्द को किस का है, अब वो तो कम नहीं हो सकता, वो तो इतना कोई आप ज़िद्दी कह लें वो होता है फ़ैट के, वो तो जा ही नहीं सकता। तो मुझे आज तक ये साइंस समझ में नहीं आई, जो डॉक्टर्स कह रहे होते हैं ना 60 साल की खातून को क्या ना वज़न कम करें, वो बेचारी कैसे करेंगी? सबसे ये जो आप बात कर रही हैं ना, ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स आर्थराइटिस के बात करें, उसमें नंबर 1 ओबेसिटी यानी मोटापा आता है, ठीक है, लाइफस्टाइल दूसरी चीज़ आता है, कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूसरा आती है, ट्रॉमा 5वां आता है, ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंट है आप में, आप कोई कार्टिलेज नहीं ले रहे, आप कोई कार्टिलेज वाली प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे, तो आपके कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कोई पेशेंट डायलिसिस पे, तो उसकी बॉडी में हड्डियाँ वैसे ही कमज़ोर होंगी, ये सारी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। तो ये प्री डिस्पोजिंग ओबेसिटी जो होती है, इसका इलाज तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, दवाइयाँ भी आ गई हैं, लाइपोसक्शन भी आ गया है, बेरेटिक सर्जरी भी आ गई है, ठीक है। वो आप करें, बिल्कुल करें, वज़न कम करने से आपका आर्थराइटिस कम होगा, लेकिन वो एक फैक्टर है, बाकी 4 तो सही कर लें अपने, ठीक है। अच्छा, जैसे आप डॉक्टर साहब बात करें ना, अगर हम लोग नॉर्मली देखें, आप आजकल जैसे कहते हैं ना बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, वहीं पर हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर आपको मिल रहे होते हैं कि आप सप्लीमेंट्स खाएं, ख़वातीन ये वाला सप्लीमेंट खाएं, आयरन का हो गया, कैल्शियम के हो गए, बाकी आपके B12 के लिए हो गए, ये कितने बेनिफिशियल हैं? और जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपने अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली ख़वातीन ने, कब शामिल, किस एज में आके शामिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी? ख़वातीन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाइट में है वो है उनकी चाइल्ड बेयरिंग एज, यानी जब वो शादी हो जाती है और उनके बच्चे हो रहे होते हैं, तो ये एज में उनकी डेफिशिएंट वैसे ही हो जाता है, क्योंकि एक वो अपनी एक मंथली साइकिल से भी चल रही होती हैं, फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रही होती हैं, तो उनमें वैसे ही कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन ये सब डेफिशिएंट होता है। तो आप जो है रेप्लेनिश नहीं कर सकते, उसको आप मुकम्मल नहीं कर सकते अपनी डाइट से, तो हम ऊपर से देते हैं उनको आयरन भी देते हैं, उनको फॉलिक एसिड भी देते हैं, उनको कैल्शियम भी देते हैं, उनको विटामिन डी भी देते हैं, उनको विटामिन B12 भी देते हैं, ताकि उनके जोड़ और उनकी बॉडी वीक ना पड़े और उनके जोड़ ख़राब ना हो जल्दी। तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे। दूसरा जो फेज़ होता है ख़वातीन का, वो होता है पोस्ट मेनोपॉज़ल, आफ्टर मेनोपॉज। उसमें क्या होता है कि बोन्स में प्रोटीन कम होना शुरू हो जाता है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, वो ऑस्टियोपोरोसिस है। उसमें हड्डियों का, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, हड्डियों का भुरभुरा होता है। उसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती हैं। तो वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज पेशेंट लेता है, बिसफॉस्फोनेट जिसमें ड्रग्स आती हैं, कुछ और दवाइयाँ आती हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक वाले कुछ और देते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपकी हड्डियों का भुरभुरापन ख़त्म करते हैं, ताकि आप ओल्ड एज में माइनर ट्रॉमा, छोटी सी चोट से आपकी हड्डियाँ फ्रैक्चर ना हो। ठीक है जी, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाहनज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनज़ीर साहब से वापस ब्रेक से वापस आके ज़रा कुछ जड़ी बूटियों के बारे में पूछेंगे। कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जो घर बैठे ही आपका इलाज जो है वो कर सकती हैं, आपको सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से जल्दी वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के हवाले से, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिलाई कर रहे होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से, और लोगों की कोशिश यही होती है कि वो घर बैठे ऐसी कोई दवाई खा लें जिसकी वजह से उनके मसाइल हल हो जाएं और उनका ये जो दर्द है ये हमेशा के लिए चला जाए। तो उसके लिए जो है वो शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछेंगे। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, फ्लूइड की हमने बात कर ली, जोड़ों का दर्द आपको हो गया, अब आप जो कह रहे हैं ना कि जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ वहाँ आपको ये दर्द होता है, अब कौन से जॉइंट के लिए क्या आप खाएंगे, कौन सी जड़ी बूटी मिक्स करेंगे तो ये सही होगा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल बताया था कि मोटापा, वेट भी कम करना चाहिए, क्योंकि वेट कम करने से भी आपके काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। तो जो मैं वही तो सवाल कर रही हूँ, कैसे होगा कम ये वेट? अब एक खातून बेचारी 60 साल की, वो बेचारी जोड़ों से रह गई, चल वो सकती नहीं है, स्टिक उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, डॉक्टर कहते थे आप वॉक करें। ऐसा मेरी सुन लें, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता, आप सुन लें। जी जी बोले। मसला ये कि जिन लोगों का भी वेट कम नहीं हो रहा, तो वो 3 चीज़ें घर पे रख लें, कलौंजी, फ्लैक्स सीड यानी अलसी, और ज़ीरा सफ़ेद। ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ कीजिएगा,
फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम खाने से पहले पानी के साथ लें। आप देखिएगा आस्ते आस्ते आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। ये एकदम वेट नहीं गिराती, हफ्ता 10 दिन में 8 दिन में 1 किलो कम हो जाएगा, इस तरीके से कम होता जाएगा। जितना वेट कम करना उतना कम करके छोड़ दीजिए। और जिन लोगों को भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, एक जोड़ में दर्द रहता है, उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 4-5 जड़ी बूटियाँ लेनी है। इसमें आपने लेना सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सत्तावर 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है 3-4 महीने तक। फ़ायदा देखें, तकलीफ में, दर्द में, इन चीज़ों में 5 दिन में, 6 दिन में काफ़ी आराम आ जाएगा। इसे रोकिएगा नहीं, इसे कंटिन्यू रखिएगा। अगर कोई मेडिकेशन आपकी डॉक्टर की चल रही है उसमें और इसमें 1 घंटे का गैप दे के आप जारी रखिएगा। अच्छा शाहिद जी साहब, जैसे आप बता रहे हैं ना जड़ी बूटियों का, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि कुछ वाइटामिन, कैल्शियम की कमी होती है। अब हर बॉडी स्ट्रक्चर, हर बॉडी का वो रिस्पॉन्ड करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। अब ये तो हमने इस्तेमाल कर लिया। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ये मसाइल शुरू होते हैं शादी के बाद या बच्चे की पैदाइश के बाद, जो मसाइल होते हैं उनके लिए भी यही है या उनके लिए कुछ डिफरेंट है? ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ और है जो कि 50+ ख़वातीन को, जिनको मेनोपॉज हो जाता है, तो हड्डियों का भुरभुरापन, ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अमल से गुजर रही होती हैं, तो वो भी अपने डॉक्टर की जो मेडिकेशन है वो जारी रखिएगा। और एक खजूर के दरख्त का गोंद आता है, गोंद छुआरा, उसकी 1 चम्मच 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोज़ाना पिएं 4 महीने तक। फिर बोन्स स्क्रैनिंग कराएं, इंशाल्लाह आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। अच्छा, ये जो हड्डियों में भुरभुरापन आ जाता है, ये होता क्यों है? ये भुरभुरापन ख़वातीन में ये कॉमन है आफ्टर पोस्ट मेनोपॉज, जैसे सर ने बताया। इसमें जैसे कि ख़वातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म रखते हैं बॉडी में, कि यहाँ पे इतना प्रोटीन होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कैल्शियम, विटामिन डी इस तरह से मोबिलाइज। जब मेनोपॉज हो जाता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल गिर जाते हैं। ठीक है, जब गिर जाते हैं तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ख़त्म हो जाता है। प्रोटीन जो है वो हड्डियों में से झड़ना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, अक्सर लोग ये भी बात करते हैं ना डॉक्टर साहब कि अगर आपने अपनी 20s में कुछ खाया है, मतलब कुछ इन दैट सेंस कि आप अच्छा खा रहे हैं या बुरा खा रहे हैं, वो आपको नज़र आता है इन योर 30s। जो आप 30s में खा रहे हैं वो नज़र आता है इन योर 40s। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसे बना हुआ होता है कि अब चूँकि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब हम ना अगर हम ये चीज़ें खाएंगे भी, जैसे आप कह रहे हैं कि आप प्रोटीन पूरा करें या फ़िश खाएं, बीफ, चिकन, मटन ये खाएं ताकि आपकी बॉडी अच्छा खाना जाए, दूध पिएं। कुछ लोगों के दिमाग में, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के दिमागों में चीज़ बैठी हुई है कि नहीं, अब इन्होंने क्या फ़ायदा देना, अब तो हमारी उम्र हो गई है। देखिए, ये तो इस तरह से एग्जाम्पल है कि कोई डैमेज आपकी गाड़ी में हो जाता है और आप फिर जो मज़ीद डैमेज होने से बचाने के लिए आप गाड़ी को साफ़ ना करें, आप उसको कपड़ा ना मारें, आप उसको ऑयल लेना कि यार ये तो गाड़ी ख़राब हो गई, एक डेंट पड़ गया है, इसका इंजन में एक फॉल्ट आ गया है, इसका थ्रोटल में जो है वो पानी आ गया है, इसमें मिट्टी आ गई है, और आप बोले नहीं यार ये तो ख़राब हो गया है, अब मैं नेक्स्ट अच्छाई के लिए नहीं जाऊँगा, अब मैं अपनी गाड़ी के लिए अच्छा मैं कर भी लूँ तो मेरी गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। तो ये तो ऐसा ही है, एग्जाम्पल्स है। तो आपका जो डैमेज हो गया है वो डैमेज हो गया, जो आपकी एज के अब तक हो गए, आपको मज़ीद डैमेज नहीं करना अपनी बॉडी में। अच्छा, एक ना सवाल भी था उनका, यह का ही सवाल था कि जैसे आप देखें, अताई डॉक्टर्स आपके पास बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो गया है, अब आप कैसे तयन करेंगे कि ये डॉक्टर अच्छा है और ये डॉक्टर जो है ना ये अच्छा नहीं है? इसका तयन कैसे होगा? आप हमारी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं या जनरल डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं? जनरली आपके, अब जैसे जोड़ों का दर्द है, क्योंकि जोड़ों का दर्द आजकल हर किसी को है। आप कराची शहर में निकलें तो आपको हर सड़क पे, हर दीवार पे लिखा हुआ नज़र आता है जोड़ों के दर्द का मुकम्मल इलाज, 3 महीने में दर्द गायब, शर्तिया इलाज। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं दे आर नॉट MBBS सिंपल, ठीक है। MBBS के बाद उनकी स्पेशलाइज पढ़ाई होती है जो FCPS होती है, जिसमें वो जोड़ों के दर्द के साथ साथ जोड़ों के टूटने, फूटने, हड्डी के टूटने और सारी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, उसका एग्ज़ाम देते हैं और क्वालिफाइड डिग्री लेके मार्केट में बैठते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्वालिफाइड लोगों के पास जाएं, ठीक है, जिनके पास डिग्री है मौजूद, जिन्होंने FCPS किया हुआ है या जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है उस बीमारी के लिए, ठीक है। तो सिर्फ MBBS वाला जो होता है वो नज़ला
खांसी बुखार थोड़ा जनरल प्रैक्टिशनर का काम क्या है कि वो रेफरल दे, वो स्पेशलाइज फील्ड जो उसको नहीं आती। अगर उसको यूरोलॉजी का मसला है तो वो यूरोलॉजिस्ट के पास भेजे, अगर उसको गायनी का मसला है तो वो गायनाकोलॉजिस्ट के पास भेजे, ठीक है। लेकिन जीपी जो होता है वो आपको स्क्रीन करके आपको डायग्नोज कर लेता है। इतना एमबीबीएस में हमें पढ़ाई होती है कि वो आपको डायग्नोज कर लेता है, स्क्रीन कर लेता है, आपको रेफरल बना के दे देता है। ठीक है। अच्छा, आप भी मुझे बताइएगा शाहनज़ीर साहब, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि हर दीवार पे लिखा होता है शर्तिया इलाज, इसने भी ज़रा होम्यो की जो आप डिपार्ट कर लें बड़ा मुतासिर किया है। हर दूसरा बंदा यहाँ पर जिसको कुछ नहीं आता वो हकीम बन के बैठ जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि कैसे पता चलेगा ये वाला हर्बलिस्ट सही बता रहा है, ये वाला हर्बलिस्ट जो है सही नहीं बता रहा, ये ठीक है या हकीम ठीक नहीं है? 4 बूटियों के नाम सीखने के बाद भी हकीम बन जाते हैं, ऐसा भी है। किसी से सुन लिया, किसी से सुन लिया, बड़े बुजुर्गों से सुन लिया, और वो भी अपनी एक प्रैक्टिस शुरू कर लेता है, कहता है जी मैं तो घर पे ही होता हूँ और घर पे ही लोग आ जाते हैं मेरे, ठीक है ना। तो ये गलत तरीकाकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़ कर आए हैं और जो क्वालिफाइड हो आप उनसे मिलिए, वो आपके 2 जुमलों से ही पता चल जाएगा उसकी क्वालिफाई कितना काबिल है वो इंसान। वो आप जब मिलते हैं किसी से उसकी बातों से ही अंदाज़ा हो जाता है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा रश बेतहाशा लगी हुई है और मुख्तलिफ़ किस्म के कैप्सूल और टैबलेट्स बना के दे रहे होते हैं, लेकिन खुदारा एहतियात कीजिएगा, बाज़ लोग उसमें कोर्टिज़ोन का इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत है। ठीक है जी, शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर मलिक उसामा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से बात कर रहे थे कि जो भी मसले मसाइल होते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएँ ताकि आपको जो मसला है, जो परेशानी है, उसको मुकम्मल तौर पर डायग्नोज किया जा सके। क्योंकि हम लोग 4 पैसे तो बचा रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ से 4 पैसे बच जाएंगे तो वहाँ से जो है वो 4 लाख रुपए का टीका हमें लग जाएगा। ऐसा अक्सर होता है कि आप डॉक्टर या हकीमों के पास जा रहे होते हैं और वो आपका किस कदर बिगाड़ देते हैं। बीमारी आपके दिमाग में होती है, इलाज वो आपके दिल का कर रहे होते हैं, और बाद में फिर वो कह देते हैं कि बस सब जवाब ही है हमारी तरफ से। तो उस वक्त से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा जो है वो कोशिश करें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें। और हमेशा मैं बात कहती हूँ कि सेहत पर तवज्जो देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपकी सेहत होगी तो ही आप कुछ कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और ज़िंदगी में जो है वो कामयाब हो पाएंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। सिटी 10 से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।